Hey everyone, this is Shani Danani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आप किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के जितने भी करिकुलम बेस्ड टॉपिक्स हैं उन सब की प्रेपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन से। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स, लाइक आप एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर देम देन टू आप इसकी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं फ्रॉम आवर चैनल। एंड ऑब्वियसली आप स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं, देन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए भी वीडियोस ऑन अ सेपरेट चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी अपलोड कर दिए जाते हैं। सो इस तरीके से आपके पास कंटेंट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको थोड़ी देर बाद थोड़े दिनों बाद बाकी कोर्स पढ़ने के लिए या बाकी टॉपिक्स पढ़ने के लिए कोई पेमेंट करनी पड़ेगी या कोई पैकेज परचेज करना पड़ेगा। नो, दैट्स नॉट द केस। एंटायर सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो बिल्कुल मुफ्त आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो जोरों शोरों से बिना रुकावट के चलती रहे। साथ ही साथ अगर आप ये सारे वीडियोस एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में देखना चाहते हो देन आप वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए। वेबसाइट कैसे विजिट करना है, क्यों विजिट करना है और आप कैसे वीडियोस को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो वो सब बताऊंगी बट कब, वीडियो के अंत में। बट फिलहाल के लिए मैं आपको बस ये चीज़ कह देती हूँ कि क्योंकि आपको सारा कंटेंट जो है वो बिल्कुल 100% मेहनत के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है और आप भी अपनी 100% मेहनत दे ही रहे हो बाय वॉचिंग ऑल द वीडियोस एंड प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। सो इस तरीके से कोई भी नहीं रोक सकता आपको फ्रॉम अचीविंग द गोल ऑफ स्कोरिंग द बेस्ट मार्क्स, और इसीलिए हम होंगे कामयाब बहुत ज़्यादा वैलिड वाक्य है। अब इस एनर्जी और इस एंथुसियाज्म के साथ हम बिगिन कर सकते हैं आज का टॉपिक जो होने वाला है कंप्लीट चैप्टर रिविजन ऑफ दी 100 ड्रेसेस 1। देखिए, अगर आपके एग्जाम्स में 100 ड्रेसेस 2 भी अगर आ रहा है तो वो तभी पढ़ पाओगे जब 100 ड्रेसेस 1 समझ आएगा। इसीलिए जो भी ये चैप्टर पढ़ रहा है जिसे 100 ड्रेसेस 2 पढ़ना है, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि कॉमन सेंस कह रहा है 100 ड्रेसेस पार्ट 1, राइट। तो ऐसे आपको 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं, एक हो जाएगा पार्ट 1, एक पार्ट 2, क्योंकि बहुत बड़ा स्टोरी है। तो पार्ट 1 जब तक नहीं पढ़ोगे पार्ट 2 बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हम इस चैप्टर का पहले कंप्लीट चैप्टर रिविजन देखेंगे, फिर हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब देखिए, ये जो चैप्टर है ये कह रहा है कि इसमें 100 ड्रेसेस की बात की गई है, मतलब 100 तो नहीं, बहुत ही कम ड्रेसेस यहाँ पर 100 ड्रेसेस की बात की गई है, विच मीन्स कि स्टोरी में 100 डिफरेंट कपड़ों की बात की जाएगी। अब इसका क्या लिंक है पूरे स्टोरी से, कैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज समझोगे, वो सब हम जान लेंगे जब हम दोनों पार्ट्स यानी पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं पार्ट 1 के छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ और फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी को। डन? ओके। ऑथर हैं एल्सोर एस्टर, यानी कि ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है इसे एल्सोर एस्टर ने लिखा है। द स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल वांडा हु इज टीज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये जो पूरी कहानी है ये एक ऐसी बच्ची जो कि है वैंडा, ठीक है, इनका नाम है वैंडा, इनकी कहानी है जो कि अपने क्लास के जो इनके सहपाठी हैं उन्हीं में से कुछ बच्चों द्वारा परेशान की जाती हैं। कुछ बच्चे हैं जिनका मजाक उड़ाते हैं और इसी पे पूरी कहानी है। वैंडा क्लेम्स फॉर हैविंग 100 ड्रेसेस बट शी ऑलवेज केम टू स्कूल वेयरिंग द सेम ड्रेस। जब भी वैंडा स्कूल जाती थी उनके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है जो बहुत ही हल्के नीले रंग की है जो वो पहन के आती हैं। बट जब उनसे पूछा जाता है तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तो वो हमेशा बोलती है मेरे पास 100 डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट मटेरियल की खूबसूरत सी ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं। तो पहन के वो सिर्फ एक ही ड्रेस आती हैं, वो भी हमेशा हर टाइम स्कूल में। बट कहती हैं कि 100 ड्रेसेस हैं। क्यों कहती हैं, इसका क्या नतीजा है, क्या कहानी है, क्या रीज़न है, वो सब आपको बताया गया है आज के चैप्टर में। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। तो भाई जो लेखक है उनका नाम क्या है? एल्सोर एस्टर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है नाम, क्योंकि दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 ऑब्वियसली सेम ऑथर है। कहानी एक लड़की वांडा के बारे में है जिसे उसके सहपाठी चिढ़ाते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है वो वांडा के बारे में है, जिसके जितने भी क्लासमेट्स हैं वो इतना कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है और कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो इनको चिढ़ाती हैं, जो इन्हें बुली करती हैं। वांडा 100 कपड़े रखने का दावा करती हैं और वांडा हमेशा कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, पूरे की पूरी 100 ड्रेसेस, लेकिन वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनकर स्कूल आती है। बट वो पहनकर वही एक पुरानी सी फीके से नीले कलर की ड्रेस जो है वो पहनकर स्कूल आती हैं। यानी उनके पास बहुत सारी ड्रेसेस, ऐसा उनका दावा है, वो भी 100 ड्रेसेस, बट पहन के वही एक ड्रेस आना हर दिन स्कूल में, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती थी वहाँ की गर्ल्स को, एंड दैट्स वाई वो उनका मजाक उड़ाती थी। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि भाई लेखक जो है एल्सोर एस्टर हैं, साथ ही साथ ये पूरी कहानी वांडा के बारे में है।
और भी कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम आपको सीखने को मिलने वाले हैं आगे जाके स्टोरी में। साथ ही साथ ये हमेशा कहती हैं कि इनके पास 100 ड्रेसेस हैं, तभी टाइटल दिया हुआ है 100 ड्रेसेस, और पहनती वो वही एक ड्रेस है। तो क्यों बोलती हैं ऐसा कि वो 100 ड्रेसेस की मालकिन है या ओनर है, या फिर ऐसा बोलना ही क्यों, क्या ये सच है, और सच है तो फिर वो एक ही ड्रेस क्यों पहन के आती हैं? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको मिलेगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में नहीं, आपको मिलने वाला है इसका आंसर नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो इस तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइटल 100 ड्रेसेस क्यों है, साथ ही साथ वो ऐसा क्यों बोलती हैं। डन, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं इसका एक्सप्लेनेशन, और वही आप इंग्लिश, हिंदी और बेसिकली डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उसी तरीके से हम सीखने वाले हैं। डन, ओके। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है। मंडे का दिन है, यानी कि बिल्कुल अभी छुट्टियां मना के आए हैं, संडे हो चुका है, वीकेंड इज गॉन, और अब बच्चे जो है मंडे के दिन आ रहे हैं। मंडे वांडा पेट्रिन्स्की नॉट इन हर सीट. Nobody, not even Peggy and Madeline, who started all the fun, noticed her absence. अभी देखो 3, 4, 5 आई गेस 6 to 7 नेम्स हैं जो आपकी इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी कहानी में आने वाले हैं, जिसमें से पहले 3 नाम हैं खुद वांडा पेट्रिन्स्की। ध्यान में रखना है, वांडा पेट्रिन्स्की मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, और 2 और लड़कियां हैं इनकी क्लास की, एक है पेगी और एक है मैडी, जिसे मैडलीन के नाम से आप देखोगे आगे की, लाइक अभी मैडलीन इनका रियल नेम है, बट मैडी के नाम से आप आगे की पूरी स्टोरी में देखने वाले हो। तो पेगी और मैडलीन यानी मैडी जो हैं, इन्होंने भी नोटिस नहीं किया कि मंडे के दिन वांडा पेट्रिन्स्की स्कूल में नहीं थी, यानी जो उनकी प्रॉपर सीट थी ना अलॉटेड, उस सीट पे वो बैठी नहीं थी, यानी कि एब्सेंट थी। बट ये चीज़ किसी ने भी नोटिस नहीं करी, इवन पेगी मैडलीन ने भी नहीं की, जिन्होंने ये पूरा जो एक सिलसिला था, जो पूरा कार्यक्रम था ना मजाक उड़ाने का, वो स्टार्ट किया था। बट उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि वांडा जिनका वो मजाक उड़ाते हैं, जो उनके लिए एक स्रोत है, एक सोर्स है फॉर लाफ्टर, वो प्रेजेंट नहीं है। क्लियर, ओके। सोमवार का दिन है, वांडा पेट्रिन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी, किसी ने भी नहीं, यानी पेगी और मैडलीन ने भी नहीं, जिन्होंने सारी मस्ती शुरू की थी उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। तो वो अनुपस्थित हैं क्लास में, बट किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि वांडा एब्सेंट है, इवन पेगी और मैडलीन ने भी नहीं, जिनके लिए तो भैया उनका प्रेजेंट होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। डन, ओके। Usually Wanda sat in a seat next to the last seat in the last row in room 13. अक्सर जो वांडा है वो कहाँ बैठती थी? वो बैठती थी लास्ट रो में, बिल्कुल जैसे रोज होती है ना, क्लास में आप जाते हो तो बहुत सारी रोज होती हैं, तो जो सबसे आखिरी वाली रो थी वहां पर she sat in the seat next to the last seat. यानी अगर ये रोज हैं जहां सीट्स बनी हुई हैं, तो लास्ट रो में लास्ट सीट के बगल वाली सीट पे बैठती थी कौन? वांडा। यानी बिल्कुल क्लास के आखिर में, जहां पर अक्सर 2 तरीके के बच्चे लास्ट बेंचर्स के नाम से बड़े हंसी मजाक उड़ते हैं, 2 तरीके के बच्चे पढ़ते हैं। एक जो ऐसे बच्चे हैं, 3 कहना चाहिए मुझे, 3 तरीके के बच्चे लास्ट बेंचर्स होते हैं। नंबर 1, या तो वो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं, जिनको हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टीरियस उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है, प्लानिंग प्लॉटिंग, या तो वो बच्चे, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें ना बहुत हिचकिचाहट होती है बातचीत करने में, जिनके दोस्त नहीं होते हैं, जो प्रॉपरली कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाते, डरते हैं, वो बैठते हैं। या तीसरे आ जाते हैं जिन्हें अलग ही, मतलब जो बहुत ज़्यादा टॉपर्स होते हैं, जो लास्ट बेंचेस होते हैं, यानी जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, टीचर यहाँ पढ़ा रही है वो अपना में लगे रहते हैं, वो अपनी प्रेपरेशन जो है वो डबल ट्रिपल स्पीड से कर रहे होते हैं। सो ये 3 टाइप के बच्चे हैं जो अक्सर आपको लास्ट बेंचर्स की कैटेगरी में मिलेंगे। अभी वांडा भी इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में जरूर फॉल करेंगी, कौन सी वो पता लगाएंगे। सो यूजुअली जो वांडा है वो हमेशा लास्ट रो की लास्ट सीट के बगल वाली सीट पे बैठी हुई पाई जाती थी। कौन सा रूम नंबर है उनकी क्लास का? रूम नंबर 30। क्लियर, ओके। सो आमतौर पर वांडा रूम 13 में अंतिम पंक्ति के अंतिम सीट के बगल वाली सीट पर बैठी दिखती थी। तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, लास्ट रो लास्ट सीट की बगल वाली सीट, और ये रूम कौन सा है? रूम नंबर 30। क्लियर, ओके। Sat corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, most mud and dirt on the floor. अभी ये कहाँ पे बैठी रहती थी? सैट मतलब सिट का पास्ट है ना, तो वांडा उस कॉर्नर में बैठती थी क्लास के जहां पर सबसे ज्यादा रफ बॉयज,
रफ बॉयज मतलब ऐसे बच्चे क्लास के, जो ऐसे लड़के जो बहुत मस्ती करते हैं, जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, बिल्कुल भी पास नहीं होते, मस्ती करना, क्लास का माहौल डिस्टर्ब करना, है ना, वो सारी चीज़ें जो बच्चे करते हैं ना, वो इस क्लास के रूम नंबर 13 के लास्ट कॉर्नर में बैठते थे। और उसी कॉर्नर पे कौन बैठती थी? वैंडा पेट्रिन्स्की, हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट, where there was most scuffling of feet। ऐसा कॉर्नर जहां पे सबसे ज्यादा मस्तीखोर बच्चे तो बैठते ही थे, साथ ही साथ जहां पे सबसे ज्यादा पैरों की या जूतों की आवाज आती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, अगर पूरी क्लास में कुछ हंसी मजाक भी होता था ना, तो जिधर जिस कॉर्नर से सबसे ज्यादा हंसने की आवाज आती थी वो भी यही लास्ट कॉर्नर था। मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, साथ ही साथ ये जो रूम का कॉर्नर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिट्टी धूल यही सब फ्लोर पे यानी फर्श पर दिखाई देता था। यानी ऐसे कॉर्नर पे वैंडा बैठती हैं तो आपको क्या लगेगा, फर्स्ट इंप्रेशन क्या आएगा आपके दिमाग में कि वैंडा भी शायद ऐसी ही रफ काइंड ऑफ गर्ल है, मे बी शी ऑल्सो डज नॉट स्टडी दैट वेल, या फिर वो बहुत एवरेज स्टूडेंट होंगी, करेक्ट। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट आपको पता चलेगा। तो अभी तो सबसे पहले हम स्कफलिंग का मीनिंग सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। सो स्कफलिंग मीन्स अ रसलिंग और शफलिंग साउंड, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा लोग पैर हिला रहे हैं या फिर एक ही जगह पे बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं तो पैरों की आवाज आती है, राइट। अभी जो ऐसा कॉर्नर है जहाँ सबसे ज्यादा मस्ती करने वाले बच्चे बैठते हैं तो डेफिनेटली उनके पैरों की आवाज वहां से आएगी, है ना, सब बिल्कुल शांति है तो आपको उसी कॉर्नर से आवाज आने वाली है, तो वैसे साउंड को कहते हैं स्कफलिंग, डन, ओके। सो रूम का कोना जहां अच्छे अंक न लाने वाले असभ्य लड़के बैठते थे, जहां सबसे अधिक जूतों की आवाज होती थी, जब भी कुछ अजीब कहा जाता था तो हंसी की सबसे अधिक गर्जना जो है यहीं से आती थी। फर्श पर सबसे अधिक कीचड़ और गंदगी जहां होती थी, वैंडा वहां बैठती थी, ठीक है। सो वैंडा कहां बैठती थी ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। अब हमारा जो दिमाग में पहला इंप्रेशन पड़ता है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एक्चुअली वैंडा इज। अब पढ़ लेते हैं वैंडा के बारे में। सो डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। तो इसीलिए नहीं बैठती थी वैंडा वहां पर क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा मस्तीखोर थी या बहुत ज्यादा शोर शराबे में बिलीव करती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो बल्कि बहुत शांति से बैठती थी क्लास में, साथ ही साथ मुश्किल से कभी उन्होंने कुछ क्लास में बोला होगा, यानी कि उन्होंने कभी बात भी नहीं की थी, बहुत कम शब्दों का उपयोग करती थी वो, और बिल्कुल भी मस्तीखोर नहीं थी, बहुत शांत रहने वाली लड़की थी वो। बट फिर भी वो इस कॉर्नर में बैठती थी। क्यों बैठती थी हम पढ़ेंगे आगे। सो आपको कौन सी कैटेगरी मिल गई? वैंडा, ऐसे बच्चे जो बहुत शांत रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं या फिर जिनके दोस्त नहीं होते, वैसी कैटेगरी में वैंडा जो है फॉल करती है, लास्ट बेंचर्स वाले में, डन, ओके। चलिए इसको हिंदी में पढ़ते हैं। सो वहां नहीं बैठती थी क्योंकि वह असभ्य और मस्तीखोर थी, बल्कि वह बहुत शांत थी और शायद ही कभी कुछ कहती थी। तो वैंडा वहां पे इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो भी बहुत मस्ती वगैरह में बिलीव करती थी या बहुत शोर शराबा करती थी या क्या, नहीं, बल्कि वो तो बिल्कुल ऑपोजिट थी, बहुत शांति से रहने वाली, बहुत अच्छे से बहुत कम बोलने वाली लड़की थी। Never heard her laugh out loud, sometimes twisted her mouth into a crooked sort of smile। कभी भी आपने वैंडा को या क्लासरूम में कभी भी किसी बच्चे ने वैंडा को जोर जोर से हंसते हुए भी नहीं पाया था। Sometimes twisted her mouth into a crooked sort of smile। क्रूकेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? क्रूकेड स्माइल का मतलब होता है जहां पर आपका जो स्माइल है वो एक तरह से उठा हुआ है और एक नीचे है, यानी ये जो स्माइल है देख लो, नॉर्मली हम ऐसे स्माइल करते हैं, बट अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई ऐसे ही बिल्कुल हाँ ऐसे हंस रहा है, तो फिर वो क्रूकेड सॉर्ट ऑफ स्माइल हो जाती है, ठीक है। तो वैंडा जो है उसको कभी जोर जोर से हंसते हुए भी नहीं देखा था किसी बच्चे ने क्लास में, बल्कि बस उनको कभी मुश्किल से कभी देख लिया होगा कि वो इस तरीके से क्रूकेड वे में हंसती हो, डन, ओके। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं, इसके पहले क्रूकेड का मीनिंग देख लेंगे। क्रूकेड स्माइल मतलब अनइवन एंड बिगर ऑन वन साइड देन द अदर, असमान और एक तरफ से दूसरी तरफ से बड़ी, यानी एक तरफ से असमान स्माइल और दूसरी तरफ से बड़ी स्माइल, उसे कहते हैं अनइवन स्माइल, दैट इज क्रूकेड सॉर्ट ऑफ स्माइल। सो कभी उसे जोर से हंसते हुए नहीं देखा गया था, कभी कभी उसे क्रूकेड हंसी हंसते हुए बस देखा गया था, क्लियर, ओके। Next, she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud। तो जो वैंडा है वो जिस एरिया से आ रही थी ना उसका नाम है बॉगिन्स हाइट्स, ठीक है। तो वो जहाँ से आ रही थी वो जगह का नाम है बॉगिन्स हाइट्स, और मे बी वहाँ के जो रोड्स वगैरह हैं वो इतने प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं थे, तो वहाँ मिट्टी वगैरह बहुत थी, या होता है ना जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्टेड रोड होते हैं, प्रॉपरली नहीं होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी, डर्ट, मर्ड होता है। तो इसीलिए वैंडा जो है वहां से ही आती थी, बॉगिन साइड से, तो उनके पैर जो हैं वो यूजुअली उनके फुटवेयर या जो भी शूज हैं, जूते हैं, वो अक्सर मिट्टी से भरे हुए होते थे। सो वह बॉगिन साइड से आती थी और उसके पैर आमतौर पर सूखी मिट्टी से सने रहते थे। तो आपको ये जो बॉगिन्स हाइट है वो नाम ध्यान में रखना है, क्लियर, ओके।
Groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. Sometimes they waited for Wanda to have फन विथ हर. अभी कई बच्चे होते थे, या तो 2 या 3 का ग्रुप होता था, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू स्कूल यार्ड. तो ये क्या बच्चे हैं, ग्रुप बना के जो स्कूल का गार्डन है वहां पर ज्यादातर बातें करते रहते थे, हंसते रहते थे. एंड समटाइम्स दे वेटेड फॉर वैंडा टू हैव फन विथ हर. कभी कभी वो वैंडा का वही इंतजार करते थे कि वो आएगी तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे और हमें बड़ा मजा आएगा. तो ऐसे 2 या 3 लड़कियों का ग्रुप बनाकर ये लोग अक्सर बातें करते हैं स्कूल यार्ड में, या स्कूल का जो मैदान होता है वहां पर, राइट. तो ये ऐसे ही करते थे मस्ती वस्ती. बट कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो वैंडा का वेट करते थे ताकि उसका हंसी मजाक उड़ा सके. स्कूल यार्ड का मतलब क्या हो जाता है, स्कूल यार्ड मीन्स स्कूल प्लेग्राउंड, यानी जो स्कूल का मैदान होता है खेलने का, दैट. सो 2 या 3 या उससे अधिक के समूह में स्कूल के मैदान में जाते समय बात करते हुए और हंसते हुए कुछ लड़कियों का ग्रुप होता था. कभी कभी वे वैंडा के साथ मस्ती करने के लिए भी प्रतीक्षा करते थे. भाई मस्ती करने के लिए यानी उसका मजाक उड़ाने के लिए. डन, ओके. On Wednesday, Peggy and Mary noticed that Wanda wasn't there. अब ऐसा होता है, मंडे के दिन एब्सेंट थी, ट्यूसडे को भी एब्सेंट होंगी ना ऑब्वियसली, बट कभी किसी ने नोटिस नहीं किया. वेंसडे यानी तीसरे दिन इन्होंने नोटिस किया कि वैंडा तो स्कूल आई नहीं रही है. सो ऑन वेंसडे Peggy and Mary noticed that Wanda wasn't there. वैंडा एब्सेंट है. Peggy, most popular girl in school, was pretty, had many pretty clothes and had curly hair. Maddie, her closest friend. अभी पैगी कौन है, पैगी क्लास की सबसे, इनफैक्ट स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की है. अभी कई होता है ना, कई बार जैसे कोई स्कूल्स या कॉलेजेस में कोई ना कोई जरूर होता है जो जाना जाता है, लाइक कोई भी रीजन हो सकता है, बट वो पॉपुलर होते हैं ना, पॉपुलर टाइप के लड़के या पॉपुलर गर्ल्स ऑफ द स्कूल और द कॉलेज, राइट. इसी तरीके से पैगी जो है ना, ये जानी जाती थी अपने स्कूल में, बहुत ज्यादा क्या बोलूं प्रचलित थी. वॉज प्रिटी क्योंकि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी. हैड मेनी प्रिटी क्लोथ, इनके पास बहुत प्यारी प्यारी कपड़े थे, ड्रेसेस थी. एंड हैड कर्ली है, और घुंघराले बाल थे किसके, पैगी के. मैडी इनकी बेस्ट फ्रेंड या क्लोजेस्ट फ्रेंड थी. कौन, मैडलीन नहीं है, उसी का नाम बताया गया है मैडी. डन, ओके. सो बुधवार के दिन पैगी और मैडी ने देखा कि वैंडा क्लास में नहीं थी. पैगी स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी, सुंदर थी, उसके पास कई सुंदर कपड़े थे और उसके घुंघराले बाल थे. मैडी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी. तो आपके पास पैगी का एक डिस्क्रिप्शन आ गया है थोड़ा बहुत. मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ द स्कूल, प्रिटी, हैड प्रिटी क्लोथ्स, हैड कर्ली हेयर एंड मैडी वाज हर बेस्ट फ्रेंड. 5 पॉइंट्स मिल गए. डन, ओके. Reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. Had waited and waited for Wanda to have some fun with her and she just had not come. अब क्या हुआ ऐसा उस दिन कि पैगी और मैडी ने नोटिस कर लिया कि वैंडा एब्सेंट है. देखिए रीजन ये था कि पैगी और मैडी जो हैं वो स्कूल के लिए लेट हो गई थी वैंडा की वजह से. कैसे, क्योंकि ये लोग जो हैं वैंडा का बाहर वेट कर रहे थे कि वो आएगी तो उसका थोड़ा मजाक उड़ाएंगे फिर क्लास में जाएंगे. तो वो वेट करते रहे बट वैंडा तो आई नहीं. अब वैंडा नहीं आई तो ये जब स्कूल के लिए पहुंचे तब तक लेट हो चुका था. तो इसीलिए उन्होंने सोचा क्लास में जाके देखे तो सही, इसकी वजह से हम लेट हुए हैं. देखा तो पता चला कि वैंडा तो स्कूल आई नहीं है, वो एब्सेंट है. क्लियर, ओके. सो पैगी और मैडी ने वैंडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया क्योंकि वैंडा ने उन्हें स्कूल जाने में देर करवा दी थी. वैंडा के साथ कुछ मस्ती करने के लिए इंतजार किया बट वो वहां नहीं आई. तो वो इंतजार करते रहे, वैंडा आई नहीं, इसीलिए इनको क्या हो गया, लेट हो गया. डन, ओके. Most of the children in room 13 did not have names like Wanda Petrinsky. One boy, Willie Bounce, funny name, not funny in the same way that Petrinsky was. अभी वैंडा पेट्रिंस्की को इतना एलियनेटेड क्यों करके रखा था, इतना अलग क्यों मानते थे, बिल्कुल अलग सी बच्ची है क्लास में, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे थे ना रूम 13 में, उनमें से कोई भी नहीं था जिसका नाम इतना अजीब था, विच वॉज वैंडा पेट्रिंस्की. बस एक लड़का था जिसका नाम था विली बाउंस. अभी बाउंस जो है बड़ा फनी साउंड करता है बट इतना अजीब नहीं था उस क्लास के बच्चों के लिए ये नाम, जितना कि वैंडा का नाम यानी पेट्रिंस्की जो है वो अजीब था. ठीक है, तो ये भी एक रीजन था जिस वजह से उसको बहुत अलग ट्रीट करते थे यहाँ के बच्चे. रूम 13 में अधिकांश बच्चों के वैंडा पेट्रिंस्की जैसे नाम नहीं थे. एक लड़का जिसका नाम विली बाउंस था, एक अजीब नाम है, एक बहुत हंसमुख टाइप का मतलब अजीब सा नाम है, बट पेट्रिंस्की की तरह ही मजाकिया नहीं था. Clear? Okay. Wanda had no friends, always wore a faded blue dress that did not hang right, was clean, looked as though it had never been ironed properly. अभी वैंडा के कोई दोस्त नहीं थे, एक भी फ्रेंड नहीं था उसका क्लास में. शी वॉज ऑल अलोन. हमेशा वो एक ही बिल्कुल जिसका कलर पूरा फीका पड़ गया है, फेड का मतलब कलर जो है वो लाइट हो गया है ना.
तो ऐसी ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी जिसका जो ब्लू कलर है वो बहुत ज्यादा ऐसे फीका पड़ गया था क्योंकि बार बार वॉश हुआ होगा। डिड नॉट हैंग राइट, हैंग राइट का मतलब होता है कपड़े फिट आना, और डिड नॉट यानी कपड़े फिट ना आना, यानी जो ड्रेस है वो वैंडा के साइज का नहीं था, वैंडा को बिल्कुल प्रॉपरली फिट नहीं आता था। बट येस, वो ड्रेस हमेशा साफ सुथरी रहती थी, क्लीन रहती थी, लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। बट ऐसे लग रहा था वो ड्रेस देखकर जैसे कि उसको प्रॉपरली आयरन यानी कि जो प्रेस करते ना आयरन, वो नहीं, स्त्री जो होता है, स्त्री नहीं किया गया है। तो ऐसा वो ड्रेस दिखता था जो वैंडा पहनकर डेली स्कूल आया करती थी। सो वैंडा के कोई दोस्त नहीं थे। अभी सबसे पहले फेडेड और डिडंट हैंग राइट देख लेते हैं। फेडेड मतलब डिम कलर्ड यानी फीका सा रंग, और डिडंट हैंग राइट मतलब नॉट फिट प्रॉपरली यानी ठीक से फिट नहीं थी। ठीक है, सो ये हो गए आपके वर्ड्स। वैंडा के कई दोस्त, कोई भी दोस्त नहीं था, हमेशा एक फीकी नीली पोशाक पहनी रहती थी जो वैंडा को ठीक से फिट भी नहीं थी। वो साफ थी यानी जो ड्रेस होती थी हमेशा साफ सुथरी होती थी, ऐसा लगता था जैसे इसे कभी ठीक से इस्त्री नहीं किया गया हो। क्लियर? ओके। She didn't have any friends but a lot of girls talked to her. अरे ये बहुत अजीब चीज है। वैंडा के दोस्त नहीं थे बट कई लड़कियां थी जो उनसे बात करती थी। अब इसका मतलब क्या है? Sometimes when she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground, girls surrounded her. क्या होता था, कई कबार वैंडा जो है अपने स्कूल के प्लेग्राउंड या जहाँ पर भी छोटी बच्चियां या छोटे क्लास की जो बच्चियां हैं, जब वो हॉपस्कॉच, ये होता है जो लंगड़ी वाला गेम होता है ना, उसको हॉपस्कॉच कहते हैं, तो ये गेम बच्चियां जब खेलती थी तो वैंडा खड़े होकर देखती रहती थी उनको खेलते हुए। उसी वक्त बहुत सारी लड़कियां उनके आसपास आके खड़ी हो जाती थी और उनसे बात करती थी। बट वो दोस्त तो थे नहीं, फिर बात क्यों करते थे अभी पता चल जाएगा। पहले हॉपस्कॉच का मीनिंग पढ़ते हैं। हॉपस्कॉच मीन्स अ चिल्ड्रंस गेम इन विच ईच चाइल्ड बाय टर्न हॉप्स इनटू एंड ओवर स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड टू रिट्रीव अ मार्कर थ्रोन इनटू वन ऑफ दीज स्क्वायर्स। क्या समझ आया? समझो। बहुत सारे स्क्वायर्स बनाए जाते हैं, नंबर लिखे जाते हैं, एक स्क्वायर पे एक चीज फेंक दी जाती है। अब उसको पकड़ने के लिए कई लोग क्या करते हैं, हॉप करते हैं, जैसे कंगारू हॉप नहीं करता यानी उचक उचक के लंगड़ी खेलते हुए। सो एक पैर से जो है चलते जाते हैं स्क्वायर्स में और फिर वहां से वो पत्थर उठा के या जो भी चीज फेंकी वो लाते हैं, यानी कि इसे हॉपस्कॉच कहा जाता है। उसका कोई दोस्त नहीं था लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात किया करती थी। कभी कभी जब वो छोटी बच्चियों को घिसी पिटी जमीन पर हॉपस्कॉच खेलते हुए देख रही होती थी, लड़कियां उन्हें घेर लेती थी। अब क्यों घेरती थी उसका रीजन पढ़ते हैं। Peggy would say in a most courteous manner, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? यानी ले दे के मजाक उड़ाने के लिए लड़कियां आती थी। दोस्त नहीं थे क्योंकि दोस्त कभी मजाक नहीं उड़ाता, समझता है ना? तो यहाँ पर दोस्त नहीं थे बट बात करने आते थे, इसका मतलब मजाक उड़ाने आते थे। सो वैंडा वाज ऑल अलोन। तो पैगी आया करती थी और पैगी बहुत ही प्यार से, जैसे कि वो अपने स्कूल की टीचर से बात कर रही हूँ, इतने ही प्यार से, नम्रता से, कर्टियस वे में पूछती थी किससे, वैंडा से, बताओ तो तुमने क्या बोला, कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे घर में जो तुम्हारी अलमारी में जो है एक साथ लगी हुई हैं? और इसका आंसर जो है हमें ऑलरेडी पता है जो कि टाइटल है। सो पैगी बहुत विनम्र तरीके से पूछती थी, तुमने क्या कहा कि तुमने अपनी अलमारी में कितने कपड़े टांगे हुए रखे हुए हैं या रखे हुए हैं? तो आंसर करती थी वैंडा, 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप, ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, वेलवेट टू। पहन के आती थी फेडेड ब्लू ड्रेस, बट कहती क्या है, मेरे पास पूरी 100 ड्रेसेस हैं, 100 की 100 एक लाइन में लगी हुई हैं, सारे सिल्क की बनी हुई हैं, मेरे पास सारे कलर्स हैं और वेलवेट की भी ड्रेसेस हैं। अभी बुक में पढ़ोगे, वन शॉट है तो शॉर्ट कर दिया हमने इसको, बुक में पढ़ोगे तो वो पूछती जाती है, अच्छा सारे कलर्स की हैं? तो वैंडा बोलती हाँ ऑल कलर्स। वो बोलती वेलवेट की भी है? हाँ वेलवेट की भी है। तो इस तरीके से वो जवाब देती हैं। देन दे वुड लेट हर गो। फिर ये जो लड़कियां हैं उनको जाने दे देती थी। अभी क्या इतना आसान था उनके लिए, मतलब बस पूछा और उन्होंने आंसर किया और जाने दिया? नहीं, इसके आगे भी कुछ होगा, अभी पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं। सो वैंडा ने उत्तर दिया, 100 ड्रेसेस, सभी पंक्ति बंद, सभी रेशमी, सभी रंगों के, मखमली भी। फिर वे उसे जाने देते थे। अब जाने के बाद क्या होता था, लेट्स रीड दैट। And then before she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. यानी कि उससे पहले प्रश्न पूछते थे, ठीक है, वैंडा आंसर देती थी 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप, ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, ये सब। उसके बाद वो उसको जाने देते थे। अब इसका मतलब ये नहीं होगा सिर्फ इतना पूछ के उसको ऐसे ही बस कि ठीक है अब चली गई, नहीं, परेशान ऐसे ही करते थे वो कि बस वो थोड़ा आगे बढ़ती ही थी, इतना भी बाहर नहीं जाती थी वो स्कूल के, इतनी भी आगे नहीं बढ़ जाती थी कि इन लोगों की आवाज़ ना आए, है ना? तो जैसे ही वैंडा जो है वो आगे बढ़ती ही थी और ज़्यादा दूर तक नहीं जाती थी,
तभी ये सब जो लड़कियां हैं वो एकदम से बहुत तेज तेज हंसने लगती हैं। श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर यानी बहुत ज़्यादा लाउड तरीके से हंसना, लाइक सॉर्ट ऑफ मजाक उड़ाते हुए। तो इस तरीके से वो बुली उसको किया करते थे। ठीक है, अभी फटाफट से श्रीक्स और पील्स का मीनिंग पढ़ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर इसका हिंदी देखेंगे। श्रीक्स मतलब स्क्रीम, ठीक है, मतलब एक तरीके से चिल्लाते हुए हंसना, चीख। और पील्स अ लाउड रिपीटेड और रिवर्बरेटिंग साउंड ऑफ लाफ्टर, बहुत तेज और बहुत रिपीटेटिव होते हैं ना किसी की हंसने के मतलब तरीके होते हैं, हाँ हाँ ऐसे करके बिल्कुल रिपीट करके हंसते हैं। तो वो चीज़ यानी बहुत तेज़, बहुत लाउड और बहुत ऐसे लगातार रिपीट करते हुए साउंड को हंसना, उसे कहते हैं श्रीक्स एंड पील्स। तो इस तरीके से वो अलग तरीके से हंसने लगते थे उस पर, ताकि समझ जाए वांडा को कि वो उसी पे हंस रहे हैं। डन। और फिर इससे पहले कि वह बहुत दूर पहुंचे, वे एक लंबी तेज आवाज़ों की श्रृंखला जैसी विशेष रूप से हंसने लगते थे। तो बहुत ही विशेष तरीके से जोर जोर से लगातार एक जो बोलते हैं ना एक कंटिन्यूअस साउंड है, उस तरीके से ये लोग उस पर हंसने लगते थे। डन। ओके। How many shoes did you say you had? 60 pairs, all lined up in my closet. Every pair is a different and all colors. अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता था ड्रेसेस का, ऐसी कभी वो वांडा जो है वो उनसे क्वेश्चन करती थी कि तुम्हारे पास कितने पेयर ऑफ शूज़ हैं, भाई तुम्हारे पास जूतों की कितनी जोड़ियां हैं। तो यहाँ पर वांडा का आंसर होता था 60 पेयर्स, यानी मेरे पास 60 डिफरेंट प्रकार के जूते हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट, अगेन जो शूज़ हैं वो एक श्रृंखला में रखे हुए हैं, एक लाइन में रखे हुए हैं मेरी अलमारी में। एवरी पेयर इज डिफरेंट, हर एक जो जोड़ी है जूते की या हर एक जो शू पेयर है मेरे पास वो डिफरेंट है, और सारे ही कलर्स के शूज़ मेरे पास हैं, यानी कि फुटवेयर। ठीक है, इस तरीके से मतलब वो बताती थी उनको कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, मेरे पास 60 डिफरेंट पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। क्लियर? ओके। तुमने क्या कहा कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं? 60 जोड़े हैं मेरे पास, सभी मेरी अलमारी में पंक्तिबद्ध है, हर जोड़ी अलग है और सभी रंग, यानी सभी रंग के डिफरेंट टाइप के एक लाइन में अरेंज्ड शूज़ जो है मेरे पास हैं, वो भी टोटल 60 पेयर्स। और इस तरीके से वो ये आंसर देती थी, यानी 100 ड्रेसेस हैं, 60 पेयर्स हैं, ऐसी बातें वो करती थी। कौन? वांडा। Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies. She cried for hours if she saw an animal mistreated. अब जब हम ये सारी बातें सुनते हैं, the way Peggy treated Wanda, यानी जिस तरीके से Peggy जो है वांडा को ट्रीट करती थी, हमें यही लगता है कि Peggy बहुत क्रूअल यानी बहुत कठोर दिल की होंगी, बहुत ही ज़्यादा ऐसे उनका परेशान करने वाले जो लोग होते हैं वैसे टाइप की इंसान होंगी। बट ऐसा नहीं है, पैगी सच में क्रूअल नहीं थी, लाइक ऐसी नहीं थी वो कि सभी को वो परेशान करती है, उनको मज़ा आता है लोगों को चिढ़ाने में या लोगों को बुली करने में। बल्कि वो तो जब भी किसी छोटे बच्चे को देखती थी कि कोई और उसको बुली कर रहा है, बुली करने का मतलब क्या होता है, जब कोई ज़्यादा पावरफुल इंसान किसी छोटे को या किसी लेस पावरफुल को परेशान करता है। जैसे कि अगर आप कहीं चले जाएं, कहीं पे आप जॉब करने जा रहे हो या फिर आप कॉलेज में जा रहे हो, अब वहाँ जो सीनियर्स होते हैं जो वहाँ पर ऑलरेडी 1-2 साल से हैं, उनको सब कुछ पता होता है, तो वो ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा जानते हैं उस ऑफिस के बारे में। अब आप जब नए जाते हैं किसी कॉलेज में या चलो ऑफिस में, तो आप जूनियर होते हैं, तो कुछ लोगों की आदत होती है भैया ये दिखाने की, भैया तुम जूनियर हो हम सीनियर हैं। ठीक है, इस तरीके का जो ट्रीटमेंट होता है उसे बुलिंग ही कहते हैं। रही बात कॉलेज स्कूल्स में, यहाँ पर भी ऐसा होता है कि भाई जो सीनियर्स होते हैं फिर जो क्लास में बहुत ज़्यादा ऐसे पॉपुलर टाइप के किड्स होते हैं, वो दूसरे बच्चों को बहुत बुली करते हैं, जो बहुत सीधे होते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। तो पैगी जो है अगर किसी बच्चे को देख लेती थी कि उसको कोई बुली कर रहा है तो उसको बचाती थी, यानी वो ऐसा नहीं था कि उनको खुद बुली करना पसंद था, बल्कि वो तो बाकियों को सेव किया करती थी। शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। अगर कभी पैगी का ध्यान चले जाता था कि किसी एनिमल को कोई मिसट्रीट कर रहा है, किसी जानवर को कोई परेशान कर रहा है, तो पैगी रोने लगती थी। वो इतनी सॉफ्ट हार्टेड थी। बट फिर वांडा के केस में वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही थी वो आपको आगे पता चलेगा। क्लियर? पहले सबसे पहले बुली का मतलब देख लो आप, ऐसा आई थिंक ऑलरेडी आपको पता होगा इस वर्ड का मीनिंग। बुलीज मीन्स दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन और वीकर पीपल। कोई भी लोग जो अपनी औहदे का या अपनी पोजीशन का या अपनी स्ट्रेंथ का गलत उपयोग करके दूसरे वीकर पर्सन को परेशान करते हैं, उसे इल ट्रीट करते हैं, उसे कहा जाता है किसी को बुली करना। पैगी वास्तव में क्रूर नहीं थी, वो छोटे बच्चों को धौंस दिखाने वाले मनुष्यों से बचाती थी। अगर वो किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देख लेती थी तो वह घंटों तक रोती रहती थी, यानी पैगी जो है वो क्रूअल नहीं थी। अभी क्या आपको ना इधर से क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डू यू थिंक पैगी वॉज नॉट क्रूअल, या फिर what are the things given in the chapter or lesson which proves that Peggy was not really cruel, यानी कि क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है जो प्रूव करती हैं कि पैगी क्रूर नहीं थी। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि लेसन में या चैप्टर में या जो भी आपका पार्ट है उसमें ऐसी क्या चीज़ें दी हुई हैं जिससे आपको लगता है या जिससे आपको बताया गया है कि भाई पैगी जो है वो क्रूर नहीं थी। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ें मेंशन कर सकते हो।
नेक्स्ट बात करते हैं फिर वो वैंडा को क्यों परेशान करती थी, ऐसे इस तरीके से ट्रीट क्यों करती थी. Treating Wanda was not cruel. Why did the girl say she had 100 dresses? Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they have never made her cry. अभी यहाँ पे क्या होता कि वैंडा जो है उनको वो इतने अलग तरीके से ट्रीट क्यों करती थी, जैसे मतलब बहुत क्रूअल वे में, क्योंकि वैंडा जो है उसको ट्रीट करना इस तरीके से अकॉर्डिंग टू पेगी क्रूअल नहीं था. क्यों? क्योंकि वैंडा जो है वो क्यों बोल रही थी कि उनके पास 100 ड्रेसेस हैं, वो झूठ क्यों बोल रही थी. अभी झूठ बोल रही कैसे पता चल रहा है, क्योंकि अगर किसी पर्सन के पास 10 भी ड्रेसेस होंगी तो एटलीस्ट वो पहन के तो आएगा ना स्कूल में वही ड्रेसेस, कि वो एक पुरानी वही ड्रेस पहन के आएगा. तो वैंडा कहती है उनके पास 100 नए नए कपड़े हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स के, सिल्क के, सारे टाइप के मटेरियल्स के, बट वो पहन के वही एक ड्रेस आती हैं, है ना, पुरानी सी. तो डेफिनेटली समझ आती है पेगी कि ये झूठ बोल रही है. एंड पेगी वाज लाइक कि ये झूठ बोल रही है तो भाई झूठ क्यों बोला इसने, मतलब गलती किसकी, वैंडा की. तो हम उसे अगर इस तरीके से पूछते हैं तो वो फिर कोई क्रूअल नहीं हो जाता इंसान, बल्कि वो झूठ बोल रही है वो गलत है. इसीलिए अकॉर्डिंग टू पेगी वो सही था, यानी पेगी को कभी रियलाइज नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं वो ये चीज़ गलत कर रही है. एंड शी वॉजन जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन. अभी ये चीज़ लगती थी पेगी को कि वैंडा जो है वो ऐसे आम लोगों जैसी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका नाम ऐसा क्यों था, क्योंकि वैंडा पेट्रन्स की कहीं और से आई हुई थी, ठीक है, किसी और कंट्री से या मे भी किसी और सिटी से. अभी उनके जैसा नाम जो है वहाँ के स्टूडेंट्स का था नहीं, जहाँ पर पेगी पढ़ती थी, जहाँ पर मैडी पढ़ती थी, तो उनके स्कूल में ऐसा कोई नाम ही नहीं था. करेक्ट. तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत अजीब थी किसके लिए, पेगी के लिए, कि उसका नाम बहुत अजीब है पेट्रन्स की, इसीलिए वो लड़की भी अलग है, तो उसको ऐसे ट्रीट करना कोई बड़ी बात नहीं है. और साथ ही साथ पेगी को लगता था कि एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ये इल ट्रीट कर रहे थे और फिर जो वैंडा है वो रोने लग रही थी. तो वैंडा को कभी रुलाया नहीं इन लोगों ने, तो पेगी को लगता था कि ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. सो ये चीज़ है कि पेगी को कभी नहीं रियलाइज़ हुआ कि वो गलत कर रही हैं, इसीलिए उन्होंने कभी रोका नहीं. ऐसे बुली करना अपने आप को, लाइक किसी और को बुली करने से अपने आप को नहीं रोका उन्होंने. ठीक है, ओके. वैंडा के साथ ऐसा व्यवहार क्रूर नहीं था. वैंडा ने क्यों कहा कि उसके पास 100 कपड़े हैं, वह झूठ क्यों बोलना चाहती थी, और वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं थी, अन्यथा उसका ऐसा नाम क्यों था. वैसे भी पेगी ने उसे कभी रुलाया नहीं था. तो इस तरीके से पेगी जो है वो अपने एक्सक्यूजेस दे रही है अपने आप को कि भाई ये गलत नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोल रही है, तो मैं अगर उससे पूछ रही हूँ तो वो झूठ क्यों बोल रही है, उसकी गलती है. साथ ही साथ हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसको रोना आया हो, यानी वो भी कभी इतनी ज़्यादा दुखी नहीं हुई है. क्लियर, ओके. मैडी वॉज पुअर, यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स. और मैडी जो है वो गरीब थी, ठीक है, मैडी गरीब थी और वो ज़्यादातर किसी के हैंड मी डाउन क्लोथ्स क्या होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई जो है अपने पहने हुए कपड़े किसी को दे देता है ना. जैसे कि अगर आपके पास कपड़े हैं और वो छोटे हो जाते हैं, फिर आप नहीं पहन रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप डेफिनेटली उसको किसी को दे देते हो, है ना. आप किसी भी आश्रम में जाके दे सकते हो, आप किसी भी पर्सन को जो घर आते हैं कभी बैक करने, आप उनको दे देते हैं ताकि भाई उनको पहनने में काम है. वैसे भी आप ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल फटे पुराने कपड़े जो है वो दे रहे हैं. नहीं, अगर आपको लगता है आपके पास ड्रेसेस हैं एक्स्ट्रा, डेफिनेटली आपको किसी ना किसी को देना चाहिए ताकि कोई पहन सके, है ना. तो वही चीज़ यहाँ पर होती थी कि मैडी को कोई ना कोई ऐसे कपड़े दे के जाता था तो वो पहनती थी, यानी कि वो गरीब थी. ठीक है. सो ये हैंड मी डाउन क्लोथ्स जो है बहुत ही प्यारा वर्ड है, तो ये आप ध्यान से पढ़ लो इसका मीनिंग. डिस्कार्डेड क्लोथ्स. डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है यू कैन डिस्कार्ड थिंग्स हियर, तो उसका मतलब आप वहाँ पे कोई भी चीज़ जो फेंकने की है, कचरा, वो फेंक सकते हो. ठीक है. तो डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंक देना. और डिस्कार्डेड क्लोथ यानी त्यागे हुए कपड़े, यानी कोई भी जो ड्रेस नहीं पहन रहा अपनी, वो अगर किसी को दे देता है तो उसे कहते हैं हैंड मी डाउन क्लोथ्स. और ऐसे ही कपड़े कौन पहनती थी, मैडी. सो मैडी गरीब थी और वो आमतौर पर किसी के त्यागे हुए कपड़े पहनती थी. ठीक है. अब इसका क्यों दिया हुआ है, बात क्यों दी हुई है, क्योंकि व्हेन पेगी आस्क्ड वैंडा दोस क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बैरेस्ड and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda. अभी क्या होता था, जब भी पेगी जो है वो वैंडा से क्वेश्चंस करती थी कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, ये सब चीज़ें, ये बहुत ही ऐसे चिढ़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मॉक करते हुए, मॉक करना नहीं, किसी को बहुत टीस करना, किसी को छेड़ना, किसी को परेशान करना, तो वैसी मॉकिंग टाइप की पोलाइट वॉइस में, है ना, बहुत ही ज़्यादा ऐसे मजाक उड़ाते हुए प्यार से वो पूछती थी कि जो भी क्वेश्चंस हैं ड्रेस वगैरह वाले. तो मैडी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी, उसको एम्बैरेसमेंट होती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था कि ये पेगी क्या कर रही है. एंड वो वहाँ पे कुछ खड़े होकर बोलती नहीं थी. मैडी ने कभी ये नहीं बोला पेगी से कि भाई रहने दो, क्या है, तुम क्यों मजाक उड़ा रही हो, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
बल्कि शी स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, बल्कि उनके हाथ में जो मार्बल्स यानी कंचे होते थे वो खेलती रहती थी, उनके हाथ में जो रहता था उसको देखती रहती थी, उससे खेलती रहती थी, रोलिंग देम अराउंड, उनको ऐसे रोल वोल करती रहती थी, एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और वो कुछ भी नहीं बोलती थी इनके बीच में। ना तो उन्होंने कभी मजाक उड़ाया वैंडा का, ना ही कभी पेगी को रोका। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वैंडा। अभी इससे ऐसा क्या लग रहा है कि हमें शायद मैडी जो है वो वैंडा के लिए बुरा फील कर रही थी कि अरे बेचारी वैंडा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो ये चीज़ नहीं थी उनके दिमाग में कि अरे वैंडा ऐसी बेचारी, उसको क्यों परेशान करो, नहीं, उसका कुछ और रीज़न था, क्या अभी पढ़ेंगे। बट डेफिनेटली उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि पेगी जो भी प्रश्न इतने सारे पूछती रहती थी, किससे, वैंडा से। सबसे पहले मॉकिंग और एम्बैरेस्ड का मीनिंग पढ़ लेते हैं। मॉकिंग मीन्स हेयर फॉल्स मेंट टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, यानी किसी भी का भी किसी चीज़ से मजाक उड़ाना, यानी जैसे देखो पोलाइट दिया हुआ है, पोलाइटली अब बात करते हो बहुत अच्छी बात है ना, नम्रता से बात करना बहुत अच्छी बात है। बट मॉकिंग पोलाइट यानी मजाक उड़ाते हुए नम्रता, क्या बात हुई यहाँ पर कि झूठी नम्रता दिखाते हुए, ठीक है। सो हेयर मजाक उड़ाना। एम्बैरेस्ड मतलब अशेम्ड यानी शर्मिंदा, तो बहुत शर्मिंदा महसूस करती थी कौन, मैडी। जब पेगी ने वैंडा से पूछा वो मजाकिया विनम्र आवाज में सवाल, मैडी को शर्मिंदगी महसूस होती थी और वो अपने हाथ की हथेली में कंचों को देखने लगती थी, कंचों को घुमाती और खुद कुछ नहीं कहती थी। ऐसा नहीं है कि उन्हें वैंडा के लिए खेद था, कभी भी उन्हें ऐसा नहीं था कि उन्हें बहुत सॉरी फील हो रहा है, नहीं। फिर क्या रीजन था, क्यों उन्हें लगता था कि पेगी जो पूछ रही है वो गलत है। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वैंडा इफ पेगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस अ गेम। मैडी वाजंट एज पुअर एज वैंडा बट वाज पुअर, विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वैंडा पेट्रन्स्की। मतलब उनको ये नहीं था कि मतलब बुरा लग रहा है बेचारी वैंडा, नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये ड्रेसेस वगैरह की चीज़ों पे हमें नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज वो खुद भी क्या थी, गरीब थी, तो उनके पास भी कोई इतने ब्यूटीफुल ड्रेसेस तो थे नहीं, करेक्ट। तो वो ये चीज़ समझ सकती थी कि मतलब इस चीज़ पे बोलने का कोई मतलब नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वैंडा के लिए उनकी स्पेशल लाइकिंग थी या कुछ, नहीं, बल्कि वो तो वैंडा को कभी नोटिस भी नहीं करती, कभी वैंडा से शायद बात भी नहीं करती, अगर पेगी ने कभी ये क्वेश्चन वाला जो गेम है वो स्टार्ट नहीं किया होता। यानी कभी अगर पेगी वैंडा से ये प्रश्न ही नहीं पूछती, बताओ तुम्हारे पास कितने ड्रेस है, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, तो शायद ये लोग कभी ध्यान भी नहीं देते कि वैंडा नाम की लड़की उनकी क्लास में पढ़ती है। यानी मैडी की बात हो रही है कि मैडी शायद ध्यान भी नहीं देती, बट डेफिनेटली मैडी ये चीज़ नहीं पसंद करती थी ये सब चीज़ें पूछना, ठीक है। अभी मैडी जो है वो वैंडा जितनी पुअर नहीं थी, मतलब वैंडा गरीब थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी, वैंडा की कंडीशन बहुत ख़राब थी, बट जो मैडी है वो गरीब थी बट इतनी नहीं थी जितनी वैंडा है, बट वॉज पुअर, बट गरीब तो थी, यानी वो समझ सकती थी कि क्या कंडीशंस या क्या सिचुएशंस के साथ डील करना पड़ता है। विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वैंडा पेट्रन्स्की, और इसीलिए वो हमेशा ये चीज़ की आशा रखती थी, हमेशा ऐसा सोचती थी कि काश पेगी जो है वो वैंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। टीज करना यानी किसी को परेशान करना, किसी का मजाक उड़ाना, क्लियर, ओके। चलिए टीजिंग का मीनिंग पढ़ते हैं। टीजिंग मीन्स मेकिंग फन ऑफ, यानी किसी को चिढ़ाना, तो अगर कोई किसी को चिढ़ा रहा है तो आप टीज वर्ड यूज कर सकते हो। अगर पेगी ने ड्रेस गेम का आविष्कार नहीं किया होता तो उसने वैंडा पर कभी ध्यान ही नहीं दिया होता। किसने, मैडी ने। मैडी वैंडा जितनी गरीब नहीं थी लेकिन गरीब जरूर थी। काश पेगी वैंडा पेट्रन्स्की को परेशान करना बंद कर देती, यही मैडी हमेशा सोचती रहती थी, इसी चीज की वो आशा करती थी, क्लियर, ओके। Maddie wished had the nerve to write a Peggy a note, never would have courage to speak right out to Peggy, to say, let's stop asking Wanda how many dresses she has. अभी मैडी जो है वो हमेशा इसी चीज़ का विश करती थी, यही चीज़ की आशा रखती थी कि काश उनमें नर्व का मतलब होता है हिम्मत, कि भाई काश उनमें इतनी हिम्मत होती कि वो पेगी के लिए एक नोट लिख सकती, एक पत्र लिख सकती, और क्या लिखती उसमें, नेवर वुड हैव करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी टू से लेट्स स्टॉप आस्किंग वैंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड, कि भाई पेगी हम वैंडा से ये क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, मतलब मत नहीं पूछते हैं। बट ये लिखने का क्यों सोचा, डायरेक्टली जाके बात भी तो कर सकती हैं, क्योंकि उनमें कभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना करेज नहीं था, इतनी ब्रेवरी नहीं थी कि वो सीधे सीधे पेगी के मुंह पे जाके बोल दें कि सी पेगी मत पूछो ये क्वेश्चन वैंडा से। मैडी के पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी, ठीक है। दोस्तों में अगर आपके पास ऐसा होता है कि आप इसको ये चीज़ नहीं बोल सकते हो खुल के, डेफिनेटली वो राइट दोस्ती है ही नहीं, है ना। फ्रेंड्स वही होते हैं रियल फ्रेंड्स, जहाँ आपके मन में जो है वो बोल सको और सामने वाला शायद वो कभी बुरा भी माने तो इतना नहीं कि आपसे दोस्ती तोड़ दे, है ना। तो ये चीज़ शायद कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे, सिर्फ एक दूसरे को साथ देना उनकी चीज़ों में, वो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते, बल्कि अगर कोई गलत कुछ हो रहा है अगर आप वो बोल देते हो, या फिर अगर किसी को बोल रहे हो और वो सुन लेता है कि हाँ सही है मेरी गलती है, या इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, सुनता है, तब वो रियल फ्रेंडशिप होती है ना। तो यहाँ पर मैडी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी दोस्त पेगी को बोल सके कि वैंडा से ये प्रश्न पूछना बंद कर दो, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि चलो मैं ये नोट लिख देती हूँ, पत्र लिख देती हूँ, शायद मैं बोल तो नहीं पाऊंगी कि लिख कर हैंड ओवर कर दूंगी किसको, पेगी को।
नर्व का मतलब पढ़ते हैं, नर्व मीन्स करेज यानी साहस, ठीक है, वो नसों वाला नर्व नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे करेज बोल रहे हैं। डन। मैडी की इच्छा थी कि वो पैगी को एक पत्र लिखने के लिए एक साहस कर पाती। पैगी से सीधे बात करने की हिम्मत उनमें कभी भी नहीं होगी, कहने के लिए कि वैंडा से पूछना बंद करें कि उसके पास कितने कपड़े हैं, तो वो कभी भी ये डायरेक्टली नहीं बोल पाती, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने नोट लिखने का सोचा। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भले ही मैडी सीधे सीधे पैगी से बोल सकती थी कि ये सब चीज़ें बंद करते हैं, बट वो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलना पसंद कर रही थी, क्यों वो नोट लिखने का एक तरीका अपनाती है? बिकॉज मैडी नेवर हैड अ करेज टू स्पीक इट राइट ऑन द फेस ऑफ वैंडा ऑन पैगी दैट वी शुड स्टॉप आस्किंग वैंडा सच क्वेश्चंस। यानी कि मुंह पे सीधे बोलने की हिम्मत ही नहीं थी किसमें, मैडी में, कि वो पैगी से बोल पाती कि वैंडा से क्वेश्चंस मत करो। डन। ओके। डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, सडनली पॉज्ड एंड शडर्ड। अब वो लिखना चालू करती हैं, ठीक है, मैडी जो है वो नोट लिखना स्टार्ट करती हैं, चलो मैं लिखती हूँ, बट एकदम से वो लिखते लिखते रुक जाती हैं और कांपने लगती हैं। शडर्ड यानी कांपना। अभी कोई क्यों कांपता है? जब उसको या तो ठंड लगती है ना, या फिर उसको डर लगता है। करेक्ट। अभी यहाँ ठंड की तो बात होगी नहीं, डेफिनेटली उसको एकदम से डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ सोचने लगती हैं। क्या अभी पढ़ेंगे? सबसे पहले शडर्ड का मीनिंग पढ़ते हैं। शडर्ड मीन्स ऑफ अ पर्सन ट्रेम्बल कॉन्वल्सिवली टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ फियर और रिवल्शन, यानी कि किसी डर की वजह से या कुछ भी ऐसा जिससे आपको लग रहा है कि अजीब हो रहा है, उस वजह से अगर आप कपकपाने लगते हो, थरथराने लगते हो, उसे शडर्ड कहते हैं। थरथराना वैसे भी हम तभी यूज करते हैं जब हम डर के मारे बोल रहे हैं कि शिवर हो रहा है कोई। पैगी के लिए एक नोट लिखना शुरू किया, अचानक रुक गई और थरथराने लगी। क्यों डर गई वो, क्यों कांपने लगी? क्योंकि पिक्चर हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन। क्योंकि वो अपने आप को इमेजिन करने लगती हैं। कैसे इमेजिन करने लगती हैं? कि वो स्कूल के ग्राउंड में खड़ी हुई हैं, ठीक है, वो खुद खड़ी हैं स्कूल के ग्राउंड में, और बाकी सारी लड़कियां, पैगी जो है वो उनको सराउंड करके खड़ी हुई है। किसको? मैडी को। और मैडी हो गई हैं इस ग्रुप का नया टारगेट। यानी अब वैंडा को परेशान नहीं करेंगे ये, बल्कि अब मैडी से प्रश्न पूछेंगे। और क्या पूछेंगी पैगी? कि भाई जो तुमने ड्रेस अभी पहनी हुई है वो ड्रेस तुम्हें कहाँ से मिली, या ये तुमने कहाँ से ली? अगर ये प्रश्न कर लिया पैगी ने तो दिक्कत हो जाएगी। अब आपको लगेगा यार ये चीज़ क्यों? क्योंकि हैंड मी डाउन क्लोथ्स, पता है, किसी के उतारे हुए कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, यानी किसी ने अपने डिस्कार्ड क्लोथ्स, त्यागे हुए कपड़े दिए हुए हैं, यानी सेकेंड हैंड क्लोथ्स, राइट। अभी वो चीज़ डेफिनेटली पैगी को पता है। कैसे पता है? अभी आगे जाकर आपको पता चलेगा। बट अभी ये चीज़ ध्यान में रखो कि जैसे ही मैडी हिम्मत जुटाकर नोट लिखने की कोशिश करती है कि भाई पैगी को बोलूंगी कि रहने दो, वैंडा को परेशान नहीं करते हैं, उसी वक्त वो थरथराने लगती हैं। क्यों थरथराने लगती है? क्योंकि उनके दिमाग में एक पिक्चर घूमने लगती है कि अब वो नया टारगेट बन जाएंगी इस ग्रुप का। अब वो खड़ी हुई है ग्राउंड में और अब पैगी उनसे प्रश्न पूछ रही है कि भाई जो तुमने ड्रेस पहनी है वो तुम्हारे पास कहाँ से है। अब ये इसका क्या रीजन है अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले टारगेट का मीनिंग पढ़ते हैं। वैसे टारगेट आपको पता ही होगा, निशाना, ठीक है। सो एम यानी लक्ष्य, एक जो निशाना होता है ना, नया लक्ष्य अब ये है कि भाई इसको परेशान करेंगे। क्लियर। सो स्कूल यार्ड में खुद को चित्रित करने की कल्पना करने लगी पैगी और लड़कियों के लिए एक नया लक्ष्य। पैगी उससे पूछ सकती हैं कि उसे वह पोशाक कहाँ से मिली जो उसने पहनी हुई थी। अब जब पैगी ये पूछेगी तुमने जो ड्रेस पहनी है वो कहाँ से आई थी, तो क्या बोलना पड़ेगा मैडी को? क्या जवाब देना पड़ेगा? मैडी वुड से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings। अभी देखो मैं आपको एक नया एक ड्रेस देती हूँ, ठीक है। अभी आपको ये दूसरों से छुपाना है कि ये ड्रेस वो नहीं है जो मेरी ड्रेस है, ठीक है। सपोज हम 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक फ्रेंड ने, सबने देखा हुआ है मुझे वो ड्रेस पहने हुए, अभी मैंने वो ड्रेस अपनी दूसरी फ्रेंड को दे दी। अब मेरी दूसरी फ्रेंड नहीं चाहती किसी को पता चले कि उसने मेरी ड्रेस ली है, तो क्या कर सकते हैं? उस पर भाई कुछ ऐसे स्टिच कर सकते हैं, कोई नए ऐसे रिबन्स या फिर कुछ भी नया डेकोरेशन कर सकते हैं, कोई भी नई चीज़ सिलाई कर सकते हैं उस पर, ताकि वो अलग हो जाए। करेक्ट। अब ऐसी चीज़ों को ट्रिमिंग्स कहा जाता है, यानी कि डिफरेंट चीज़ें सजावट के लिए यूज़ कर सकते हो, डेकोरेशंस। डिस्गाइज का मतलब होता है टू हाइड, टू कंसील। कंसीलर सबको पता होगा, डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए एक मेकअप प्रोडक्ट होता है जिसको लगाते हैं तो क्या होता है, डार्क सर्कल्स लाइट हो जाते हैं, तो छुप जाते हैं, इसीलिए उसको कंसीलर कहा जाता है। क्योंकि कंसील का मतलब ही होता है छुपा देना, टू हाइड। और हाइड का एक और वर्ड है डिस्गाइज। जैसे कि ऐसी कई पार्टीज होती हैं, अगर आपने मूवी में देखा हो, जहाँ पर ना वो मास्क पहनते हैं, या फिर यहाँ पर आंखों में मास्क लगा लेंगे वो चश्मे वाला, या फिर पूरा ही मास्क लगा लेंगे ताकि किसी को पता ना चले कि भाई कौन सा पर्सन कौन है। इसे कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा देना, यानी कि डिस्गाइज करना। सो डिस्गाइज मतलब कुछ छुपाना, स्पेसिफिकली आइडेंटिटी छुपाना। तो यहाँ ड्रेस की आइडेंटिटी छुपाने के लिए जो मैडी की मॉम है वो उसमें कुछ ना कुछ नया सिलाई बुनाई एम्ब्रॉयडरी या कुछ लगा देती होंगी, जिससे किसी को पता ना चले कि वो जो ड्रेस मैडी ने पहनी है वो एक्चुअली किसकी है, पैगी की है। यानी पैगी तो जानती है कि उन्होंने अपने कपड़े जो हैं वो किसको दिए हुए हैं, मैडी को। अब अगर मैडी ये पत्र लिखती हैं
और पैगी को बुरा लग गया तो अब पैगी उनको अपना लक्ष्य बना लेगी, नया शिकार बनाएंगी और अब बाकी लड़कियों के सामने, सबके स्कूल के सामने पूछेंगी जो ड्रेस तुमने पहनी है वो कहाँ से आई, और मैडी को जवाब देना पड़ेगा कि ये तो पैगी की ही ड्रेस है। मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, और फिर से वो डर जाती है, यानी बिल्कुल भी करेज नहीं है मैडी में, बहुत डरपोक है वो और सही का स्टैंड नहीं ले पा रही हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नोट लिखा था उसको फाड़ के फेंक दिया। टोर का मतलब क्या है, टीयर वर्ड जो होता है ना फाड़ने के लिए TEAR यूज करते हैं, उसी का पास्ट है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए सबसे पहले देखते हैं डिस्गाइज और ट्रिमिंग्स। डिस्गाइज मीन्स गिव समवन और वन सेल्फ अ डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू कंसील वंस आइडेंटिटी। अपनी खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक नया अपीयरेंस देना, खुद को एक नए तरीके से कुछ भी ऐसा पहन के जाना है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं किसी को बुढ़ा बना देते हैं, किसी को कोई दूसरा रोल दे देते हैं, तो ये चीज़ें कैसे होती है भाई, उनके अपीयरेंस में चेंजेस करे जाते हैं, राइट। वैसे ही कोई भी चीज़ करके जिससे ड्रेस का अपीयरेंस चेंज होगा वो भी डिस्गाइज करना है, यानी कि प्रहसन। साथ ही साथ दूसरा होता है ट्रिमिंग्स, यानी कोई भी जो सजावट का सामान है, डेकोरेशन। सो मैडी को बताना पड़ेगा कि पैगी के पुराने कपड़ों में से एक है जो ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है, जिसे मैडी की माता ने नए सजावट का उपयोग करके बदलने की कोशिश की है। मैडी ने उस पत्र को फाड़ दिया जो उसने लिखना शुरू किया था। अब जब वो डर जाती है भाई सारी बातें मुझ पे आ जाएंगी, वैंडा को परेशान कर रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट मैं बन जाऊंगी, खुद का सोचते हुए उन्होंने फिर से सही चीज करते करते वो रुक गई। क्लियर? ओके। Peggy, best like girl in the whole room, could not possibly do anything that was really wrong, Maddie thought. और पैगी जो है वो पूरी क्लास की सबसे पसंदीदा पॉपुलर लड़की थी, है ना। सबसे ज़्यादा अगर कोई पसंद किया जाता था पूरे रूम में, या सबसे ज़्यादा कोई जो पॉपुलर या फेमस टाइप की लड़की थी वो कौन थी भाई, पैगी थी। इसीलिए जब सभी उसको पसंद करते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ अच्छी बात होगी, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। तो मैडी अब अपने आप को क्या कर रही है, समझा रही है कि भाई पैगी तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, एंड इसीलिए डेफिनेटली ये चीज़ भी क्या है, गलत नहीं है। मैडी रिमेंबर्ड वैंडा टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, और एकदम से ऐसे बात करते करते, मतलब अपने बारे में सोचते सोचते, नोट लिखते लिखते एकदम से मैडी के दिमाग में एक ड्रेस के बारे में आती है बात जो वैंडा ने शेयर की थी। यानी वैंडा जब बताती थी 100 ड्रेसेस के बारे में तो वो कभी कभी एक्सप्लेन भी कर देती थी कि कौन सी ड्रेसेस है उनके पास। तो उन्होंने एक बार मैडी को बताया था कि मेरे पास एक पेल ब्लू कलर की ड्रेस है, यानी कि थोड़ा फीका सा नीला कलर है, जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ट्रिमिंग्स यानी डेकोरेशंस लगे हुए हैं। यानी ब्लू कलर की ड्रेस है बट डिफरेंट डिफरेंट कलर की कोई चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये ड्रेस एकदम से मैडी को याद आती है। यानी मैडी कुछ अच्छा कर ही रही थी बट खुद का सोचते हुए पीछे हट गई और सही का स्टैंड लेने से चूक गई। क्लियर? ओके। पैगी पूरे कमरे में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। ठीक है, जो कमरा नंबर 13 था इनका, जो इनका क्लासरूम था, ठीक है, वहाँ पे क्लासरूम को क्या बोला है, रूम नंबर 13। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, क्लास नंबर मेंशन्ड होता है ना, क्लास 9 थे, क्लास 10 सी, इस तरीके से होता है। इनके यहाँ पे रूम नंबर है हर एक क्लासरूम का। तो रूम नंबर 13 यानी पैगी, वैंडा और मैडी की क्लास। तो उस पूरी क्लासरूम में सबसे फेवरेट या सबसे पॉपुलर लड़की जो है वो कौन थी, पैगी थी। संभवतः ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी वो जो वास्तव में गलत हो, मैडी ने सोचा। तो मैडी ने सोचा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो पैगी ने किया हो और वो गलत हो, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर उनको पसंद कर रहे हैं सब बच्चे तो ऑब्वियसली वो गलत नहीं हो सकते। मैडी वैंडा को अपने एक कपड़े के बारे में बताते हुए याद किया, हल्की नीले रंग की रंगीन सजावट वाली। तो वो एकदम से याद करने लगती कि अरे वैंडा ने मुझे एक बार एक ड्रेस के बारे में बताया था जो थोड़ी हल्की सी पेल ब्लू कलर की है और जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, रंगीन कलर के क्या है, सजावट किए हुए हैं। डन? ओके। रिमेंबर्ड अनादर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश, और एक और ड्रेस उनको याद आती है जो बिल्कुल जंगल ग्रीन कलर की है, यानी कि जो फॉरेस्ट ग्रीन जो पत्तियां होती है ना, डार्क बिल्कुल वैसे टाइप का ब्रिलियंट चमकता हुआ कलर है उस ड्रेस का, और उस पर क्या है, रेड कलर का सैश लगा हुआ है, सॉर्ट ऑफ क्रिसमस ट्री जैसे होता है ना, वैसे टाइप का कलर। मैडी वंडर्ड हु वुड विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉम्पिटिशन। अब ये सब कुछ सोचते सोचते एकदम से इनको याद आता है कि स्कूल में एक ड्राइंग और कलरिंग कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसमें ऑब्वियसली गर्ल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, बॉयज़ ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब उसमें कौन जीतने वाला है उस बारे में सोचने लगती है कौन, मैडी। सो एक और ड्रेस कौन सी याद आती है उनको, मैडी को एक और ड्रेस याद आई जो हरे रंग की थी और उस पर लाल रंग का सैश लगा हुआ था। मैडी को आश्चर्य होने लगा कौन ड्राइंग और कलरिंग प्रतियोगिता जीतेगा, यानी कि अब वो सोचने लगती है कि भैया कौन जीतने वाला है ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट। यानी वो सही चीज़ सोचते सोचते कहाँ ड्रेसेस पे आ जाती हैं, फिर कहाँ जाके वो कॉन्टेस्ट के बारे में सोचने लगती है। यानी ये भी चीज़ जो है, जो अच्छा काम करने वाली थी कौन, मैडी, वो भी वो भूल जाती है, या भूल नहीं जाती, सॉरी, वो भी वो चीज़ नहीं करती हैं। डन? ओके। For girls, contest was of designing dresses. For boys was designing motorboats. अब ये जो कलरिंग और ड्राइंग कॉन्टेस्ट था, इसमें डिफरेंट थीम दी गई थी। ऑब्वियसली जो गर्ल्स है उनको ये दिया था कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस जो हैं, कपड़े जो हैं वो डिज़ाइन करना है। ठीक है, जो डिज़ाइनिंग होती है वो करनी है आप,
तो यहाँ पर क्रिएटिविटी पता चलती है, ड्राइंग स्किल्स पता चलती है सारी गर्ल्स की। और बॉयज़ को मोटर बोर्ड डिजाइनिंग दी गई थी, भाई जो मोटर बोर्ड होती है ना उसकी डिजाइनिंग करनी है। तो इस तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स का क्या कॉम्पिटिशन था वो आपको पता चल गया। क्लियर? ओके, चलिए। लड़कियों के लिए प्रतियोगिता कपड़े डिजाइन करना था और लड़कों के लिए मोटर बोर्ड को डिजाइन करना था। Maddie thought probably Peggy win the girls medal. She drew better than anyone else in the room. Everybody thought this. और मैडी को लगता था डेफिनेटली पैगी ही जीतने वाली है, यानी गर्ल्स का जो ग्रुप है जो ड्रेस डिजाइनिंग का है उसमें सिर्फ एक ही एक विनर होगी, और वो कौन होगी? वो पैगी होगी। क्यों? क्योंकि पैगी गर्ल्स मेडल इसलिए जीतने लायक थी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लाइक पूरे रूम नंबर 13 में सबसे अच्छी ड्राइंग वो करती थी। किसी और को इतनी अच्छी ड्राइंग आती ही नहीं थी जितनी पैगी को आती थी। अभी ड्रेस डिजाइनिंग का काम है तो वो तो वही कर सकता है इसकी ड्राइंग अच्छी हो, इसीलिए मैडी को लगता था कि डेफिनेटली, इवन सबको लगता था, एवरीबडी थॉट दिस, कि पैगी ही है जिसको गर्ल्स मेडल जीतने को मिलने वाला है। क्लियर? ओके। मैडी ने सोचा शायद पैगी लड़कियों में पदक जीतने वाली है, यानी जो भी होगा ऑब्वियसली गोल्ड मेडल ही होगा, शायद स्वर्ण पदक या जो भी मेडल है गर्ल्स मेडल। वो पूरे रूम में सबसे बेहतर चित्रकारी करती थी, सभी को यही लग रहा था कि भाई कौन जीतने वाला है? पैगी जीतने वाली है। Maddie was sure Peggy would win. Next day, teacher was going to announce the winners. अब मैडी जो है वो 100% श्योर थी कि पैगी ही हैं जो कंपटीशन जीतेंगी, वही हैं जो गर्ल्स में मेडल ले जाएंगी। और अब इस बार तो वो श्योर थी, सर्टेन थी। अगले दिन टीचर जो है वो अनाउंस करने वाली थी क्लास में कि कौन विजेता होने वाला है, कौन कौन विनर्स होंगे बॉयज़ की टीम में और गर्ल्स की टीम में। तो गर्ल्स टीम में तो सभी को लग ही रहा था कि भाई पैगी ही जीतने वाली है। सो मैडी जो है वो श्योर थी ज़रूर पैगी ही जीतेगी। अगले दिन शिक्षिका विजेताओं की घोषणा करने वाली थी, तो अगले दिन टीचर जो है वो अनाउंस करने वाली थी कि लड़कों में और लड़कियों में कौन ये मेडल जीता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट डे मैडी एंड पैगी एंटर्ड द क्लासरूम, स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गेस्ड। अब अगले दिन जो है मैडी और पैगी पहुंचते हैं, ठीक है, क्लासरूम पे जैसे ही पहुंचते हैं एकदम से रुक जाते हैं और फिर थोड़ा ऐसे सांस लेने लगे। गेस्ट यानी कि मतलब बिल्कुल ऐसे शॉक टाइप के। क्लियर? सो सबसे पहले गेस्ट का मतलब देखते हैं अभी क्या हुआ ऐसा, वो बाद में देखेंगे। सो कैच वंस ब्रेथ विद एन ओपन माउथ ओइंग टू एस्टॉनिशमेंट, यानी बहुत तेज सांस लेना और एकदम से इस वजह से क्योंकि आप शॉक्ड हो, आप ऐसे हो ओके ये क्या है, इस तरीके से, इसको कहते हैं गेस्ट यानी हाफना। ठीक है। सो अगले दिन मैडी और पैगी कक्षा में प्रवेश करते हैं और रुकते हैं और हाफने लगते हैं। अभी होता क्या ऐसा? ड्रॉइंग्स ऑल ओवर द रूम, ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, dazzling colors, brilliant and lavish designs drawn on great sheets of wrapping paper must be 100 all lined up। क्योंकि जैसे ही वो क्लास में पहुंचते हैं उनको दिखता है क्लास के हर दीवार पे, हर लेज पे, हर विंडो सिल पे, विंडो सिल यानी खिड़की के बाहर का एक पूरा एरिया नहीं निकला होता है, उस विंडो सिल पे हर जगह बहुत ही खूबसूरत अलग अलग रंगों की ड्रेसेस जो हैं वो उसके फोटोज लगे हुए थे। यानी सारी जो ड्रेसेस थी वो क्या थी? डार्जलिंग कलर्स की थी, बहुत ही ब्रिलियंट चमचमाते हुए कलर्स यूज किए गए थे, बहुत ही खूबसूरत लैविश लग्जूरियस बिल्कुल ऐसे डिज़ाइनर ड्रेसेस टाइप की डिज़ाइंस थी। और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे शीट ऑफ पेपर पे बनाई गई हुई थी और करीबन 100 के करीब ये ड्राइंग्स जो होंगी वो क्लासरूम में लगी हुई होंगी। अब ये खूबसूरत डिज़ाइंस देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कौन? मैडी और पैगी। सबसे पहले देख लेते हैं विंडो सिल, डार्जलिंग और लैविश का डिजाइन मीनिंग। ठीक है। सो विंडो सिल मीन्स लोअर पोर्शन ऑफ अ विंडो, यानी कि विंडो के बाहर की एक साइड पूरा प्लेटफॉर्म लगा रहता है। जैसे ये विंडो है तो यहाँ पर ना ऐसे करके एक प्लेटफॉर्म लगा रहेगा दीवार टाइप का, उसे विंडो सिल कहा जाता है। दूसरा है डार्जलिंग, डार्जलिंग मतलब ब्राइट एंड अट्रैक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा चमचमाते हुए बहुत अट्रैक्टिव से कलर्स। नेक्स्ट है लैविश, लैविश मतलब जो बहुत ही लाइक ऐसा होता है ना लग्जूरियस टाइप का, वेरी ग्रैंड, लाइक बहुत ही रहीस टाइप का, उसे कहते हैं लैविश। क्लियर? ऑलराइट, चलिए। सो पूरे कमरे में चित्र थे, हर किनारे और हर खिड़की पर चमकदार रंग लगे हुए थे, शानदार और भव्य डिज़ाइन, बहुत ही प्यारी शानदार खूबसूरत डिज़ाइंस बनी हुई थी। लपेटन कागज़ की बड़ी शीट पर तैयार की गई सारी ड्राइंग्स, यानी कि जो रैपिंग पेपर है रैप करते हैं जिससे, वो वाले पेपर पर ये पूरी ड्राइंग की हुई थी। पक्का 100 डिज़ाइन होनी चाहिए और वो भी सभी पंक्तिबद्ध। तो कम से कम 100 डिज़ाइंस तो थी वो जो मैडी और पैगी या फिर पूरे क्लास के बच्चे देख रहे थे, और बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस थी। क्लियर? ओके। ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विजल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। और ये जो गर्ल्स का कंपटीशन था ना ड्रेस डिजाइनिंग का, वो सारी ड्राइंग्स थी, यानी ऑलमोस्ट जितने क्लास की लड़कियां होंगी उन सब ने वो ड्राइंग्स बनाई होगी। तो वो ड्राइंग्स देखकर सब इतने खुश हो रहे थे, मतलब इतनी खूबसूरत डिजाइंस थी कि सब खड़े होकर वहां पर या तो सीटी बजा रहे थे कि वाह क्या खूबसूरत डिजाइंस है, या फिर एक दूसरे से धीरे धीरे खुसफुसा के बात कर रहे थे, वो भी बहुत एडमायरिंगली, यानी कि जैसे बहुत ही अट्रैक्टिव सी डिजाइंस हो तो देवर लाइक वाह कितनी खूबसूरत डिजाइंस है, इस तरीके से। मिस मेसन
अनाउंस्ड द विनर्स। नेक्स्ट कैरेक्टर का नाम क्या है? मिस मेसन, जो इनकी टीचर है। यानी आपको 4 नाम हैं जो ध्यान में रखना है। एक क्या है भाई, जो मेन कैरेक्टर है वैंडा। दूसरा नाम आपको ध्यान जो रखना है वो है मैडी या फिर मैडलिन, ठीक है। तीसरा जो आपको नाम ध्यान रखना है वो है पेगी, और चौथा जो नाम ध्यान में रखना है वो है मिस मेसन, क्योंकि ये क्या है, टीचर हैं और ये ही कैरेक्टर्स के नाम हैं जो कि आपको पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। वैंडा, मैडी, पेगी, मिस मेसन, दैट्स इट। क्लियर? और चलिए अभी यहाँ पर जैसे ये सब कलर्स वगैरह देख रहे हैं या खूबसूरत डिजाइन देख रहे हैं, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, यानी इतनी खूबसूरत डिजाइन थी वो। और मिस मेसन जो है उन्होंने विनर्स को अनाउंस किया कि कौन है जिसने कॉम्पिटिशन जीता है। मिस मेसन कौन है? इनकी टीचर हैं, शिक्षिका हैं। सो इस तरीके से 4 नाम हैं। आई होप आप नहीं भूलोगे कैरेक्टर्स का नाम। फिर नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा ना, उस वाले में आपको बहुत सारे नाम और ऐड हो जाएंगे उसमें। आई थिंक वैंडा के फादर का नाम ऐड होगा, उसके ब्रदर का नाम ऐड होगा, और यहाँ पर एक और नाम था विली बाउंस, इफ यू रिमेंबर, जो कि लड़कों में एक अजीब सा नाम था। ठीक है, तो ये कुछ नेम्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर। सबसे पहले देख लेते हैं मर्मर्ड का जो मीनिंग है वो। मर्मर्ड मीन्स टू से इन लो वॉइस, सॉर्ट ऑफ खुसफुसाना, यू नो, बहुत ही धीरे धीमी सी आवाज में बोलना, दैट इज मर्मर करना। प्रतियोगिता के लिए चित्र देखकर हर कोई रुक गया और प्रशंसा के साथ सीटी बजाने लगा। तो सब बिल्कुल सीटी बजा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह कितनी खूबसूरत ड्राइंग्स बनाई है। मिस मेसन ने विजेताओं की घोषणा की। अब फाइनली मिस मेसन बताएंगी कि कौन जीता है। वैसे सभी बोल रहे हैं पैगी जीती होंगी, पर देखते हैं कौन जीतता है। जैक बीगल्स वन फॉर द बॉयज। ओके, एक और नाम ऐड हो गया। ठीक है, अभी जो नाम थे वो ध्यान में रहेंगे आपके, पैगी, मैडी, वैंडा और मिस मेसन। चौथा नाम क्या था? विली बाउंस। 5वां नाम और 6th नेम क्या है? जैक बीगल्स। वन फॉर द बॉयज, यानी बॉयज की टीम में कौन जीता था? जैक बीगल्स जीते थे। हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर ऑन एग्जिबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज। अभी ये जो बॉयज का कंपटीशन था वो मोटर बोर्ड डिजाइनिंग का था, तो उनका जो स्केच बनाना था मोटर बोर्ड पे बनाना था। ठीक है ना, वो उसमें कौन जीता? जैक बीगल्स जीते। और उनकी जो डिजाइन थी आउटबोर्ड मोटर की वो और बाकी लड़कों की जितनी भी डिजाइन थी आउटबोर्ड की वो सब एग्जीबिशन पे लगाई गई थी। एग्जीबिशन का क्या मतलब होता है कि भाई ओपनली रखा जाता है ताकि सब आके देख सके कि अरे वाह किसने कौन सी डिजाइन बनाई है। और ये कहाँ रखी गई थी? रूम नंबर 12 में, यानी रूम 13 में इनकी क्लास लगती है और रूम 12 में ये एग्जीबिशन रखा गया था। किसका? ऑफ ऑल द डिजाइन दैट वर मेड बाय द बॉयज, यानी जो लड़कों ने डिजाइन बनाई थी। विजेता कौन था? जैक बीगल्स। सो जैक बीगल्स जो है लड़कों में विजेता था, उसके आउटबोर्ड मोटर का डिजाइन जीता था वो अन्य सभी लड़कों द्वारा बनाए गए स्केच रूम बाहर में प्रदर्शनी पर लगाए गए थे। क्लियर? तो सभी प्रदर्शनी एग्जीबिशन पर रख दिए गए थे। कहाँ पर? रूम नंबर 12 में। फॉर द गर्ल्स ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches वर सबमिटेड बाय मोस्ट। टीचर बोलती है मिस मेसन कि भाई लड़कियों में ऑलमोस्ट किसी ने 1 या किसी ने 2 स्केचेस ही सबमिट किए थे, यानी किसी ने 1 ड्राइंग दी थी, किसी ने 2 ड्राइंग सबमिट की थी, यानी ड्राइंग का कोई लिमिट नहीं था कि आप इतने ही स्केचेस जो हैं वो सबमिट कर सकते हो। तो सिर्फ 1 या 2 हैं जो ड्रेसेस सबने सबमिट की थी, और उससे ज़्यादा करेगा क्यों? कौन? बट वन गर्ल रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, शी एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। बट मिस मेसन कहती हैं कि सभी ने 1 या 2 डिजाइन की थी सबमिट, बट रूम नंबर 13 की एक लड़की है जिसपे सबको गर्व होना चाहिए, जिसने कम से कम 100 डिजाइन्स की जो स्केचेस हैं वो सबमिट की थी, और सभी बहुत ही खूबसूरत और सभी हर एक दूसरी डिजाइन से डिफरेंट थी, और सब की सब बहुत ही खूबसूरत सी लैविश सी ड्रेस डिजाइन्स थी। अभी ये किसने बनाई है वो पता चलेगा, बट सबसे पहले इसको हिंदी में पढ़ते हैं। लड़कियों में हालांकि ज्यादातर ने सिर्फ 1 या 2 स्केच ही जमा किए थे। 13 नंबर कमरे में एक ही लड़की जिस पर सबको गर्व होना चाहिए, उसने वास्तव में 100 डिजाइन बनाए थे, सभी अलग और सभी सुंदर, और जितनी भी डिजाइन थी सब ही बहुत बहुत प्रिटी थी। क्लियर? ओके। In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. Wanda Petrinsky, winner of the girls' medal. और यहाँ पर मिस मेसन बोलती हैं कि भाई जो जजेस थे ना, जिन्होंने पूरा डिजाइन्स देखा कि किसका बेटर है, कौन जीतेगा, उन्होंने कहा कि जितनी भी डिजाइन्स हैं उनमें से हर एक ड्रेस का डिज़ाइन डिजर्विंग था विनर बनने के लिए। यानी जिस लड़की ने 100 डिज़ाइंस बनाई थी ना, ऐसा नहीं था कि सिर्फ 1 या 2 ही थी जिसपे उसको बोल सकते थे कि वो विनर है, बल्कि हर एक डिज़ाइन, ईच एंड एवरी डिज़ाइन वो सो प्रिटी एंड सो ब्यूटीफुल कि सभी पर फर्स्ट प्राइज जो है दे सकते थे जजेस। इतनी खूबसूरत डिज़ाइंस थी। और कौन थी वो जिसने 100 डिज़ाइंस बनाई थी? वैंडा पेट्रिन्स्की ने, वो जीती थी गर्ल्स मेडल। पैगी नहीं जीती थी, वैंडा पेट्रिन्स्की थी जिन्होंने 100 ड्रेसेस की डिजाइन बनाई और वो जीती हैं गर्ल्स मेडल। इतनी ज्यादा टैलेंटेड थी कौन? वैंडा। सो जज की राय में वैंडा का कोई भी चित्र पुरस्कार जीतने के योग्य था। वैंडा पेट्रिन्स्की लड़कियों में पदक की विजेता थी और वो जीत गई क्या? मेडल। क्लियर? ओके।
Unfortunately, Vanda has been absent from school for some days, not there to receive the applause that is due to her. और फिर मिस मेसन कहती हैं कि बदकिस्मती से या बहुत दुख की बात है कि वांडा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही हैं, वो एब्सेंट है और इसीलिए जो शाबाशी जो है, जो एक उनको प्रोत्साहन देंगे सब बच्चे, अप्लॉज का मतलब होता है तालियां बजा के सॉर्ट ऑफ अप्रिशिएट करना, वो रह गया है और वो अभी उनको नहीं मिला है. सो शी इज़ नॉट देयर, वो है नहीं अभी कि वो अपने लिए जो एक अप्रिसिएशन है कि वो इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती हैं वो उनको दे सके सब, क्योंकि वो स्कूल नहीं आ रही है. क्लियर. चलो अप्लॉज का मीनिंग पढ़ते हैं. वैसे आपने सुना होगा कई बार आप किसी शो में सुनते हैं जहाँ पर बोलते हैं एंकर अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द पर्सन. ठीक है, यानी कि चलो तालियां बजाते हैं. नॉइस मेड बाय क्लैपिंग टू शो अप्रूवल, यानी कि वाह वाही करना, तो ये वाह क्या काम किया है, तो तालियां बजाते हैं ना हम अक्सर, तो वो होता है अप्लॉज. दुर्भाग्य से वांडा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, वह वाहवाही पाने के लिए उपस्थित नहीं थी. यानी सब जो उनको अप्रिशिएट करते कि दैट यू आर वेरी गुड एट ड्राइंग, वो चीज़ वो अभी नहीं देख पा रही है, सुन पा रही, क्योंकि वो स्कूल आ ही नहीं रही है. इवन द बॉयज ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, put their fingers in their mouths and whistle, though were not interested in dresses. Obviously जितने भी बॉयज़ थे वो इतना डिज़ाइनिंग या ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे बच्चे. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉयज़ नहीं होते हैं, बेस्ट डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है ना, बॉयज़ ही हैं जो ज़्यादातर बेस्ट डिज़ाइनर्स होते हैं ड्रेसेस के. बट यहाँ पर इसलिए बोला गया क्योंकि बॉयज़ के लिए मोटर बोट डिज़ाइनिंग ज़्यादा, मतलब उनका इंक्लिनेशन होता है, वहाँ ज़्यादा झुकाव होता है. तो ये चीज़ जो है वो अजीब थी कि बॉयज़ जो हैं उनको इंटरेस्ट नहीं था ड्रेसेस में, बट वो भी बहुत खुश थे, ग्लैड थे कि वो स्टैम्प ऑन द फ्लोर, यानी कि वो अपनी बेंच से उतरकर फ्लोर पे खड़े होकर जाकर ड्रेसेस देखें. तो एकदम से कोई अपनी सीट से उतरकर सीधे नीचे फ्लोर पे पैर रखेगा तो क्या होगा, आवाज़ आएगी, है ना. तो दैट इज स्टैम्प ऑन द फ्लोर. तो इवन बॉयज़ भी बहुत खुश थे कि उनको चांस मिल रहा है कि वो जो है नीचे उतरे और सारी ड्रेसेस देखें, और फिर वो अपनी फिंगर्स अपने माउथ में डाल के सीढ़ी बजाते हैं कि वाह कितनी खूबसूरत डिजाइन बनाई हैं. चलो स्टैम्प ऑन द फ्लोर का मीनिंग पढ़ते हैं. स्टैम्प ऑन द फ्लोर मीन स्ट्राइक फ्लोर विद फीट, यानी पैरों से फर्श पर उतरना. ठीक है ना, मतलब आप उतर रहे हो नीचे फीट पे नहीं, फ्लोर पे, उसे कहते हैं स्टैम्प ऑन द फ्लोर. सो लड़कों को भी फर्श पर उतरकर ड्रेस देखने के लिए बहुत खुशी हुई. मुंह में उंगलियां डालकर सीढ़ी बजाने लगे. हालांकि वे कपड़े में दिलचस्पी नहीं रखते थे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो ड्रेसेस वगैरह देखें, बट वो ड्राइंग इतनी खूबसूरत बनाई गई थी ना वांडा के थ्रू कि दे वर मेस्मराइज्ड. वो खुश हो गए थे कि वाह क्या ड्राइंग बनाई है. क्लियर. ओके. मैडी एंड पैगी लुक्ड एट द ब्लू एंड ग्रीन ड्रेस वांडा टोल्ड देम अबाउट. थोड़ी देर पहले मैडी जो है दो ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी. एक पेल ब्लू कलर की जिसपे कलर ट्रिमिंग्स लगे हुए थे, दूसरा जंगल ग्रीन कलर की जिसपे रेड कलर का स्टैश लगा है. वो दोनों ड्रेसेस की डिजाइन जो हैं वहां पर मैडी और पैगी देख सक रहे थे. पैगी साइड, शी थॉट शी कुड डू, एंड पैगी वाज लाइक व्हाट, लाइक, और मुझे लगता था कि मैं ड्राइंग कर सकती हूँ. नहीं, वो उतनी कुछ भी ड्राइंग नहीं कर सकती थी पैगी जो वांडा ने ड्राइंग की थी. यानी वांडा जो 100 ड्रेसेस की बात कर रही थी वो ये डिज़ाइंस थी. यानी उनके पास एक्चुअली में पैसे नहीं थे कि वो इतनी खूबसूरत डिज़ाइंस जो हैं या इतनी खूबसूरत ड्रेसेस जो हैं वो खरीद कर पहन सकें, बट उससे भी कई ज़्यादा था उनके पास टैलेंट, कि भली वो चीज़ें नहीं खरीद सकती बट वो उन्होंने अपने पेपर पे बना के उसी के साथ वो खुश थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, इतनी खूबसूरत ड्रेसेस हैं. और ये चीज़ थी जो वो बोल रही थी. यानी कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता था जब पैगी जो है ये प्रश्न किया करती थी, बताओ तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं. क्योंकि देखो कोई भी नहीं होता जो ऊपर से चूज़ करके आता है कि भाई मुझे ना गरीब परिवार में जन्म देना, मुझे अमीर परिवार में जन्म देना. तो हम भी कोई नहीं होते किसी का मजाक उड़ाने के लिए कि अरे इसके पास तो ऐसे कपड़े हैं, अरे ये तो ऐसे आती है, अरे देखो इसके पास तो ऐसे शूज़ हैं. कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो ड्रेस जो उसने पहनी है, वो जो शूज़ पहने या जो कुछ भी चीज़ें हैं वो भी खरीदने के लिए कितनी मेहनत की होगी उसके परिवार ने, या किस तरीके से वो अपना सिचुएशन के साथ डील करता है. इसीलिए अगर आपने देखा हो ना, स्कूल्स में कॉलेजेस में यूनिफॉर्म्स होती हैं. क्यों होती हैं? ताकि एकता बनी रहे, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, ताकि सब एक समान लगे. क्योंकि कभी ऐसा हुआ कि कोई जो बहुत रिच है अगर बहुत खूबसूरत ड्रेसेस पहन के आ रहा है, और कोई है जो बहुत बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, उसके पास नहीं है इतने पैसे खूबसूरत ड्रेसेस पहनने के, बस फीस भरने की बहुत बड़ी बात हो जाती है. तो फिर ना क्या होगा, उस बच्चे को तो बुरा लगेगा ना, बिकॉज छोटी सी उम्र में समझना कि ये चीज़ें महत्व नहीं रखती, नहीं आता है ना, बहुत डिफिकल्ट है. और जो इंसान, बाकी बच्चे जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अगर वो मजाक उड़ा देते हैं तो वो भी दिक्कत हो जाती है. इसीलिए कहते हैं आपको कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस तरीके से अपनी लाइफ में डील कर रहा है. और इसीलिए आप भी जब भी क्लास में कभी किसी को ऐसा देखते हो, आपको लगता है अरे यार ये तो अजीब है, तो बहुत अजीब तरीके से बात करता है, या फिर इसके तो कपड़े देखो, या फिर किसी बाल देखो, इसकी शक्ल देखो, ऐसी चीज़ें कभी मत करना, बिकॉज ये बहुत बुरी चीज़ है. आप बोल दोगे, आपको सिर्फ हंसी आएगी, आपको मज़ा आएगा,
पर जिसको आप बोलोगे उसको कितना ज़्यादा दुख हो सकता है, उसको कितना ज़्यादा हर्ट हो सकता है, वो आप नहीं इमेजिन कर सकते हो। तो कभी भी ऐसा कुछ मत करो जिससे आप किसी को हर्ट करें, बल्कि अगर कुछ कर सकते हो तो क्या करो, सबको बहुत पोलाइटली बिहेव करो, सबके साथ सबसे अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो। और अगर कोई और है जो किसी को परेशान करता है, आप चाहें तो उन्हें बात समझा सकते हैं कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें नहीं पता सामने वाला किस चीज़ से गुजर रहा है, हमें नहीं पता उसके घर की क्या कंडीशन है ना, और आपको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। सो ये चीज़ें हैं जो अगर हम अभी से सीख जाएं तो बहुत ज़्यादा हम आगे वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं, साथ ही साथ हम अपनी लाइफ को भी बहुत बेटर बना सकते हैं। इसीलिए आपको ऐसे डीप चैप्टर्स दिए जाते हैं, वो भी 10th स्टैंडर्ड में, क्योंकि आप छोटे नहीं हो ये समझने के लिए बात कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये जब वैंडा का मजाक उड़ाते थे वो इतनी पॉजिटिव थी कि वो कभी ये नहीं बोलती थी कि नहीं मेरे पास ड्रेसेस नहीं हैं। वो क्या बोलती थी, मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं, डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट डिज़ाइंस की, सारे सिल्क की, और बहुत अच्छे से क्लॉजेट में लाइन से लगी हुई है। और वही चीज़ थी क्लासरूम में, 100 की 100 डिज़ाइंस थी, सब खूबसूरत, सब अलग अलग, सब क्लासरूम में लाइन से लगी हुई थी। तो वैंडा ने झूठ नहीं बोला था, उसने चीज़ को अलग तरीके से बताया था ताकि ये लोग समझें कि उसके पास ड्रेसेस हैं, उसके पास टैलेंट है जिससे वो आगे जाके 100 से भी ज़्यादा ड्रेसेस ले सकती है। क्लियर? सो पैगी जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे शॉक्ड जाती हैं कि मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही ड्राइंग कर सकती हूँ, बट ये तो गलत था, क्योंकि इतनी खूबसूरत ड्राइंग्स देखती हैं वो अपनी आंखों के सामने। क्लियर? ओके। सो मैरी एंड पैगी नीले और हरे रंग की पोशाक को देख रहे थे जिसके बारे में वैंडा ने उन्हें बताया था। पैगी ने आह भरी और कहा और सोचा कि वह सबसे बेहतर चित्रकारी करती हैं, बट वो ऐसा सोच रही थी और उनको ऐसा लग रहा था, बट ऐसा था नहीं। क्लियर? ओके। सो इस तरीके से वी आर डन। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इनकम्प्लीट है। यस, ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये 100 ड्रेसेस पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। अब ये पार्ट्स मैंने नहीं डिज़ाइन किए हैं, आपकी बुक में भी ऐसे दिया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2, राइट। सो इस तरीके से पहला पार्ट डन। आपको ये तो क्लियर हो गया है कि वैंडा कौन है, और पैगी और मैडी क्या मजाक उड़ाते थे, किसको बुरा लगता था, कभी उसने स्टैंड नहीं ले पाई मैडी, और ये जो ड्रेसेस हैं 100 ड्रेसेस नाम क्यों रखा गया है, वो 100 ड्रेसेस एक्चुअली थी क्या, वैंडा जो है उनके पास 100 ड्रेसेस थी तो वो ड्रेस पहन के एक ही क्यों आती थी, है ना, कभी भी अलग अलग ड्रेसेस क्यों नहीं पहनी। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, अभी तक तो क्लियर हो गया होगा। बट पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि वैंडा स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं, और क्यों नहीं आ रही हैं के बाद क्या वैंडा कभी स्कूल आएगी, और अगर आएगी तो फिर पैगी और मैडी कैसे बिहेव करने वाले हैं उसके साथ, या फिर अगर वो स्कूल नहीं आती है तो फिर ऐसा क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चलेंगी नेक्स्ट, यानी 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में। तो प्लीज़ इसके बाद वो पार्ट 2 जरूर देख लेना। डन? सो वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द वीडियो। बट मैंने इन द बिगनिंग आपको बोला था कि मैं आपको वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि अगर आप इसी तरीके से सारे वीडियोज़ जो हैं अपनी आंखों के सामने देखें एक ऑर्डर में, ताकि आप चूज़ कर पाएँ कि मुझे कौन सा वीडियो देखना है, तो ये चीज़ें आप वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। जैसे आप जाइए गूगल पे, टाइप कीजिए magnetbrains.com, जैसी वेबसाइट ओपन करेंगे ये पेज डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो आपको सारे ऑप्शंस एक ऑर्डर में मिलते हैं। जैसे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करोगे, आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम के वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो ना, वो भी सारी चीज़ें आपको यही मिलेगी। तो प्लीज़ अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो क्लिक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट, अगर आप एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की भी प्रेपरेशन करना चाहते हो, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना रुके हुए कर सकते हो। कहाँ से भाई? मैग्नेट ब्रेन से। आप क्लिक करो एनटीएससी पे या ओलंपियाड पे, सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, क्लिक करो आपको वीडियो मिल जाएगा। इसी तरीके से सीबीएसई या स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम का कुछ पढ़ना चाहते हो, प्लीज़ जाके यहाँ पे क्लिक करना ताकि आपको सारे वीडियोस मिल जाए। सपोज आपने ये डिसाइड किया कि मुझे हिंदी मीडियम का ही कुछ पढ़ना है, आप क्लिक करो, आपके सामने क्लासेस आएंगी, कोई भी क्लास चूज कर लो। सपोज आपने चूज किया क्लास 10th को, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, क्या होगा, उस क्लास से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, और अब आप चूज करो सब्जेक्ट को। सपोज आपको सामान्य अंग्रेजी में फर्स्ट फ्लाइट पढ़ना है, क्लिक कर दो फर्स्ट फ्लाइट पे, आपके सामने जो भी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं वो आ जाएंगे। उस टॉपिक पे क्लिक करो जिसका चैप्टर पढ़ना चाहते हो। सपोज आपको पढ़ना है पाठ्यक्रम परिचय, सपोज, तो क्लिक कर देना, वीडियो आ जाएगा। सपोज आपको पढ़ना है अमांडा, क्लिक करो, वीडियो आ जाएगा। जैसे आपने अमांडा पे क्लिक किया, देखो आपके सामने वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है वीडियोस तक पहुंचना। तो प्लीज एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करना। डन? ओके, चलिए। साथ ही साथ अगर कोई भी बच्चा है जिसको नहीं पता कि हिंदी मीडियम की जो वीडियोज हैं वो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ उनसे शेयर करना कि वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं, ताकि सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आ सके। डन? सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के डिस्कशन के अंत में। आई होप आप पार्ट 1 बहुत अच्छे से क्लियरली समझ चुके हो। पार्ट 2 जो है वो हम अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाले हैं उसके डिस्कशन के साथ। सो प्लीज़ बी रेडी और वो वीडियो मिस मत करना, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून। कब भाई? इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।